अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 28। सुजुको सोच रही थी, फरहाद की मोहब्बत हंगामों से भरपूर है। उस तक पहुंचने के लिए जितने हंगामे होते हैं उतनी ही उसके लिए मेरी दीवानगी बढ़ती जाती है। मैंने उसकी सोच में कहा, मगर वो सोच के जरिया मुझे मुखातिब क्यों नहीं कर रहा। उसकी सोच ने जवाब दिया, एक ऑफिसर कह रहा था कि फरहाद पप्पा के पास है, शायद वहाँ मसरूफ़ होगा, इसलिए मुझे मुखातिब नहीं कर रहा। मेरी दुआ है पप्पा फिर उससे दोस्ती कर लें, मगर मैं फरहाद से झगड़ा करूंगी कि उसने सोच के जरिया मुझे पार्क में क्यों बुलाया था। नहीं, उसकी सोच ने कहा, पप्पा के सामने फरहाद से झगड़ा करूं तो बात बिगड़ जाएगी। मैं तन्हाई में उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। उसकी सोच पढ़कर मुझे इत्मीनान हुआ। कर्नल को यह मालूम नहीं होना चाहिए था कि उसकी बेटी मेरे उकसाने पर नेशनल पार्क गई। सुजुको ने खुद ही खामोश रहने का फैसला कर लिया था। इतने में कर्नल की आवाज़ सुनाई दी, फरहाद, मैं भी थोड़ी सी टेलीपैथी जानता हूँ। अच्छा, मैंने मुस्कुरा कर देखा। तो फिर आप बताएं कि अभी मैं क्या सोच रहा था। तुम अभी सुजुको के मुतल्लिक सोच रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, यह तो नफ्सियाती मुतालिया है कि जिसके आने का हर पल इंतज़ार रहता है, इंसान उसी के मुतल्लिक सोचता रहता है। उसी वक्त वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। मैं भी जवाबन मुस्कुरा रहा था। वो दौड़ती हुई कर्नल की कुर्सी के पास आई, फिर झुककर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। बाप बेटी थोड़ी देर तक बातें करते रहे। फिर बेटी ने कहा, पप्पा, इसका मतलब यह है कि अब आपको फरहाद से कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं सूजी, मैं फरहाद के बाप के बराबर हूँ, मगर मैंने अपनी गलती की मुआफ़ी मांग ली है। मैंने कहा, जनाब, आप फिर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सुजुको ने कहा, मेरे पापा बहुत ग्रेट हैं। मैंने जापानी ज़ुबान में उस शेर का मफहूम अदा किया कि जंग के बाद सुलह हो जाए तो उस मिलाप में बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे सुजुको की मोहब्बत इनाम में मिल रही है। वह नज़रें झुकाकर शर्माने और मुस्कुराने लगी। कर्नल आखिर बाप था। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने सुजुको से रोमानी गुफ्तगू करूं। उसने जल्दी से कहा, फरहाद, हमें फिर असल मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। कुछ दुश्मनों के मुतल्लिक बताओ कि वो तुम्हें मेरे आदमियों से छुड़ा कर ले जाने के लिए कहाँ मोर्चे बनाए हुए हैं। अच्छी बात है, आप अभी सुजुको से बातें करें। मैं खामोश रहकर दुश्मनों से दिमागी राब्ता कायम करता हूँ। दोनों बाप बेटी मुझे देखने लगे। मैंने आंखें बंद करके मास्टर के दिमाग पर दस्तक दी। मुझे उसकी सांस का एक झटका महसूस हुआ। फिर उसने कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप खैरियत से तो हैं? मैंने कहा, अभी तक खैरियत है। ज़रा देर पहले कर्नल के सामने मुझसे तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रही हैं। किसी सूरत में मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। मेरा ख्याल है कि ये लोग थोड़ी देर बाद मुझे कहीं ले जाकर गोली मार देंगे। मैं ज़िंदगी में पहली बार नर्वस हो रहा हूँ। ताज्जुब है, आप जैसा आदमी नर्वस हो जाए तो फिर दिलेर और नाकाबिले शिकस्त किसे कहेंगे। मास्टर, तुम मेरी जगह होते तो मेरे एहसासात को समझ सकते। दरअसल मैं जिद्दोजहद करते हुए मरना चाहता हूँ, मगर यहाँ जिद्दोजहद के तमाम रास्ते मसदूद हैं। तुम्हारे आदमियों से भी कोई उम्मीद नहीं। जब मैं तुम लोगों के खिलाफ था तब तुम्हारे आदमी मेरे मुकाबले में नाकाम हो जाते थे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम लोगों को अपने मिशन में नाकामी हुई है। मिस्टर फरहाद, क्या आप नेशनल पार्क वाली नाकामी की बात कर रहे हैं? हाँ, सुजुको यहाँ अपने बाप के पास बखैरियत पहुँच गई है। ये कितने शर्म की बात है कि तुम्हारे मुसल्ला आदमी एक लड़की को अगवा न कर सके। मिस्टर फरहाद, जंग के दौरान कभी जीत कभी हार होती रहती है। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर मुझे बचाने के दौरान भी आपके आदमी हार गए तो मैं बेबसी की मौत मर जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। मास्टर, मेरे इत्मीनान के लिए बताओ कि तुम्हारे मुसल्ला आदमियों ने कहाँ मोर्चा बनाया है। वो मुझे बताने लगा। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद मैंने कहा, मैं तुम्हारे इंतजामात से मुतमईन हूँ। मैं भी अपने तौर पर आखिर वक्त तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता रहूँगा। तुम भी कोशिश करो कि ये मुझसे आखिरी मुलाकात ना हो। ये कहकर मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद आंखें खोल दी। दोनों बाप बेटी मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने कर्नल से कहा, इस अस्पताल के बाहर 3 सड़कें 3 तरफ जाती हैं। एक एयरपोर्ट की तरफ, दूसरी रेलवे स्टेशन और तीसरी बंदरगाह की तरफ। तीनों सड़कों पर मुसल्ला दुश्मनों की भारी तादाद मौजूद है। मुझे यहाँ से ले जाने का कोई चौथा रास्ता नहीं है। कर्नल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये जानने के बाद कि इन तमाम रास्तों पर ज़बरदस्त टकराव होगा, मैं अब चौथा रास्ता निकालूंगा। मैं दुश्मनों से खाइफ नहीं, लेकिन मैं अपने जवानों की ज़िंदगी जानबूझकर खतरे में नहीं डालना चाहता। अब एक हेलीकॉप्टर इस अस्पताल की छत पर आएगा। मैं तुम और सुजुको उसमें बैठकर जाएंगे। मैंने तायद की, ये अच्छी तदबीर है। इस तरह खून खराबा नहीं होगा। हेलीकॉप्टर को यहाँ से सीधे सेंट्रल जेल ले जाना चाहिए। इस तरह दुश्मनों को यकीन हो जाएगा कि मुझे गोली मारने के आखिरी मरहले पर पहुंचा दिया गया है। कर्नल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ से रवानगी के इंतजामात करता हूँ। मैं उसके साथ दरवाजे तक आया।
जब वो बाहर चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सुजुको के दिल की धड़कनें भी यही चाहती थीं, लेकिन उसने जुबान से रस्मन एतराज़ किया। ये क्या हरकत है? पापा वापस आएंगे तो बंद दरवाजे को देखकर क्या सोचेंगे? मैंने उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। वो यहाँ ट्रांसमीटर के जरिए भी हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर सकते थे, मगर वो समझदार हैं, हमें दानिस्ता मिल बैठने का मौका दिया है। हाँ फरहाद, ये देखकर खुशी हो रही है कि अब हमारे रास्ते में कोई दीवार नहीं। मैंने कहा, सुजुको, हम इत्मीनान से प्यार भरे लम्हात गुजारेंगे। अभी मुझे दुश्मनों से निमटने की इजाज़त दो, वरना वो हमारे दरमियान कोई नई दीवार खड़ी कर देंगे। वो बड़ी मीठी नाराज़गी से अलग होकर बोली, इतनी भागदौड़ के बाद मिलने का मौका मिला है और तुम दूर भगा रही हो। मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। मैंने उसे खींच कर कहा, तुम्हें दूर होने के लिए कब कहा है? तुम इसी तरह मेरी धड़कनों से लगी रहो, मगर खामोश रहो। मेरा सिर्फ दिमाग तुमसे दूर जा रहा है। वो खामोश रही। मैंने फिर मास्टर से राब्ता कायम करने के बाद उससे कहा, मास्टर, मैं ये मालूम करने की फ़िक्र में हूँ कि कर्नल के आदमी मुझे किस रास्ता से ले जाएंगे, लेकिन बात नहीं बन रही। ये लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। मिस्टर फरहाद, क्या आप कर्नल जोशुहो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं यही कर रहा हूँ। मैंने कर्नल के दिमाग को पढ़ा है। वो सोच रहा है कि उसके इख्तियारात किसी दूसरे ऑफिसर को दे दिए गए हैं, ऐसे ऑफिसर को जिसे ना तो कर्नल जानता है और ना ही मैं। इस बात से कर्नल मुतमईन है कि मैं उसके दिमाग से खेलकर उस ऑफिसर के दिमाग तक नहीं पहुंच सकूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे अपना आला कार बनाऊं। वाकई आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब एक ही बात की ज़रा सी उम्मीद है कि जब ये लोग मुझे किसी दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे तो मैं गाड़ी ड्राइव करने वाले के दिमाग को झटके पहुंचाऊंगा और फरार होने की कोशिश करूंगा। हाँ, मगर आप उस वक्त ऐसा करें जब हमारी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ से चलते वक्त मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आइंदा खुद को मरहूम साबित करने के लिए उस मास्टर को अपने एतमाद में लेना ज़रूरी था, ताकि वो सुपर मास्टर के सामने गवाही दे सके कि फरहाद आखिरी वक्त तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता रहा और उन लोगों से मदद तलब करता रहा। ये नाटक खेलने के बाद मैं सुजुको की तरफ लौट आया। वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो बोली, मेरे महबूब, तुम दुनिया से निराले हो। मेरी मोहब्बत की छाँव में बैठकर पलक झपकते ही दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंच जाते हो। काश के तुम्हारे साथ साथ मेरी सोच भी परवाज कर सकती। मैं उसे समझाने लगा कि परवाज के लिए पर ज़रूरी नहीं। जब हमारे दिल, हमारे जिस्म और हमारे जज्बे गले मिलते हैं तो हम ज़मीन पर रहकर भी बादलों की तरह आसमान पर उड़ते हैं। कर्नल समझदार निकला। आध घंटा बाद वापस आया। कर्नल ने आते ही कहा, फरहाद, अब यहाँ से चलो। 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचने वाला है। मैंने मासूम बनकर पूछा, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? कर्नल ने कहा, इस अस्पताल में जितने कमज़ोर मरीज़ हैं उनके कानों में रुई ठुंसी जा रही थी, ताकि हेलीकॉप्टर के शोर से उनके असाब पर बुरा असर न पड़े। हम बातें करते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। मैंने कहा, हेलीकॉप्टर में बैठने तक आप मुझसे बातें न करें, मैं ज़रा दुश्मनों को गुमराह कर रहा हूँ। हम सब खामोशी से चलने लगे। मैंने मास्टर को कॉल करने के बाद कहा, मास्टर, इस वक्त मेरे चारों तरफ स्टेन गन्ने हैं। ये लोग मेरे मुंह पर और आंखों पर पट्टियां बांध रहे हैं। मिस्टर फरहाद, आप हौसले से काम लें। हमारे आदमी अब अस्पताल को चारों तरफ से घेर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब ये लोग मेरे दोनों बाजू थाम कर कहीं ले जा रहे हैं। ओह, ये तो मैं लिफ्ट में पहुंच गया हूँ। लिफ्ट के पहले झटके से पता चल रहा है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ? मास्टर ने चौंक कर पूछा, ये तुम्हें ऊपर क्यों ले जा रही हैं? क्या छत पर ले जाकर? मैंने उसकी बात काट कर कहा, ओह मास्टर, मैं हेलीकॉप्टर का शोर सुन रहा हूँ। वाकई हेलीकॉप्टर छत पर लैंड कर चुका था और हम उसमें सवार हो रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर बौखलाकर पूछ रहा था, अब मैं क्या करूं? ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रही हैं? मैंने गुस्से का इजहार किया। मेरी आंखों पर पट्टी बंदी है, मैं कैसे बताऊं कि ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं? अब मैं तुम लोगों पर तकिया नहीं कर सकता, मैं खुद ही हाथ पांव मारूंगा। आह, किसी ने मेरे सर पर ज़रब लगाई है। मैंने अपनी अदाकारी से यह साबित कर दिया कि मैं बेहोश हो चुका हूँ। मास्टर थोड़ी देर तक बेताबी से मेरे बोलने का इंतजार करता रहा। अब से पहले वो बटरफ्लाई की तरह सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाल देता था, मगर इस बार पहले तो वो मुझे आवाज़ें देता रहा। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं सचमुच बेहोश हो गया हूँ, तो उसने सांस नहीं रोकी। उसकी मालूमात के मुताबिक टेलीपैथी जानने वाला खुद बेहोश होने के बाद किसी के दिमाग में नहीं झांक सकता था, लेकिन मैं मुसलसल उसके दिमाग से चिपका हुआ था। उसके करीब बैठी हुई बटरफ्लाई ने पूछा, क्या हुआ मास्टर? फरहाद खैरियत से तो है? मास्टर 2 उंगलियों से अपनी पेशानी को रगड़ता हुआ बोला, फरहाद बेहोश हो गया है। हमने तमाम रास्तों की नाकाबंदी की है, लेकिन मिलिट्री वाले उसे हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं ले जा रही हैं। वो परेशान होकर बोली, इसका मतलब यह है कि फरहाद हमारे हाथ से निकला जा रहा है? ये कहो कि निकल चुका है, फिर भी हम आखिर वक्त तक कोशिश करेंगे। अगर उसे गोली मारने के फैसले पर अमल किया जा रहा है तो फिर वो लोग उसे सेंट्रल जेल ले जा रहे होंगे। ट्रांसमीटर इधर लाओ।
मैं अभी अपने आदमियों को जेल पर हमला करने का हुक्म देता हूँ। हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज कर रहा था। सुजुको मेरे साथ लगी बैठी थी। कर्नल आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने उसकी जानिब झुककर कहा, दुश्मन इस इकदाम से बौखला गई हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। उनकी तमाम महाजराई बेकार हो चुकी है। कर्नल दिल खोलकर कहके लगाने लगा। मैंने कहा, सुपर मास्टर की तंजीम का जो हिस्सा इस मुल्क में काम कर रहा है उसका मास्टर बहुत ज़हीन है। उसने अंदाज़ा लगाया है कि मुझे सेंट्रल जेल ले जाकर सजाए मौत दी जाएगी। अब उसके आदमी जेल पर हमला करेंगे। कर्नल ने सर हिलाकर कहा, इसमें शुबा नहीं कि वो लोग बड़ी जहानत से सोचती हैं और उतनी ही तेज़ी से उस सोच पर अमल करते हैं। ठीक है, मैं जेल के हुक्काम को इतला देता हूं कि वो दुश्मनों के इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। वो ट्रांसमीटर हाथों में लेकर मुतल्लिका अफसरान से रब्ता कायम करने लगा। मैं अपनी सीट की पुश्ते से टेक लगाकर बैठ गया। सुजुको कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा, जाने मन, अभी बातों का मौका नहीं है, मुझे ज़रा दिमागी कलाबाजियां खाने दो। ये कहकर मैं सोनिया के दिमाग में पहुंचकर उसे देखने लगा। वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी। मैं बहुत देर तक सोती रही। इस दौरान फरहाद ने मेरी खबर ली होगी। पता नहीं वो किस साल में है। मेरा दिल कहता है वो कर्नल की कैद से फरार हो गया होगा। मैंने कहा, हेलो सोनिया, मैं सुन रहा हूँ। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने कहा, इस तरह ना उठो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेट जाओ। वो दोबारा बिस्तर पर लेटती हुई बोली, फरहाद जल्दी बताओ तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। मैं उसे बताने लगा कि किस तरह कर्नल से कभी दुश्मनी हो रही है और कभी दोस्ती। सुपर मास्टर से भी दोस्ती हो रही थी, लेकिन मुझे ये तरीक़ाकार ज़्यादा पसंद आया कि मैं सुपर मास्टर का अलाकार बनने की बजाय उसकी मालूमात के मुताबिक हमेशा के लिए मर जाऊं और किसी दूसरे रूप में जिंदा रहकर जल्द अज जल्द सोनिया तक पहुंचने की कोशिश करूं। सोनिया ने कहा, यह अच्छी तदबीर है। इस तरह तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मुलामत नहीं करेगा, क्योंकि तुम मुजरिमों की तंजीम में काम नहीं करोगे। सुपर मास्टर को तुम्हारी मौत का यकीन आ जाएगा तो वो शायद मुझ पर जुल्म नहीं करेगा, शायद मुझे दोबारा अपनी तंजीम में काम करने का ऑफर देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। सुपर मास्टर यकीनन तुम्हारी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएगा। अब उसे कभी शुबा नहीं होगा कि हम दोनों टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे के करीब हैं। बहरहाल ये बताओ कि अपने आसपास के माहौल को समझने का मौका मिल रहा है या नहीं। नहीं, अब तक तो मुझ पर नींद का गलबा रहा। मुझे कुछ पता नहीं है कि इन लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैं जिस कमरे में हूँ उसे देखकर पता चलता है कि यह अस्पताल नहीं, किसी आलीशान कोठी का एक बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। मैं समझ गया, मुझसे दोस्ती के मामलात हो रहे थे, इसलिए वो तुम्हारे आराम और आसाइश का ख्याल रख रहे हैं। अब देखना यह कि फरहाद की मौत के बाद वो तुमसे कैसा रवैया इख्तियार करती हैं। इसलिए अब तुम मेरी होने वाली मौत पर वावेला शुरू कर दो। हाँ, ये ड्रामा इंतहाई ज़रूरी है। मेरा ख्याल है तुम्हारे मुतल्लिक एक एक पल की खबर सुपर मास्टर तक पहुंचाई जा रही होगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम रोना पीटना शुरू करोगी तो सुपर मास्टर को यकीन हो जाएगा कि मरने से पहले मैंने आखिरी बार तुमसे दिमागी राब्ता कायम किया था और आइंदा कभी इस तरह राब्ता कायम नहीं होगा। हेलीकॉप्टर सेंट्रल जेल के अंदर एक वसी बाग में उतर गया। मैं कर्नल और सुजुको के साथ बाहर आ गया, फिर उनके साथ जेल के उस हिस्से की तरफ जाने लगा जहां मेरी मौत का सामान किया जा रहा था। इस दौरान सोनिया अपने बेडरूम में चीख चीख कर रो रही थी। वही डॉक्टर जो अब से पहले भी सोनिया के सामने आ चुका था, वो दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा, मादाम सोनिया, क्या बात है? वो रोती हुई बोली, मैंने आपसे छुपाया था कि फरहाद की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं, मगर अब नहीं छुपाऊंगी। वो मौत के मुंह में जा रहा है। उसने अभी मुझे बताया कि जापान के एक सेंट्रल जेल में उसे पहुंचा दिया गया है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। जेल में सब उसके लिए अजनबी हैं, कोई उसे अपनी आवाज़ नहीं सुना रहा। वो इतना बेबस और मजबूर हो गया है कि टेलीपैथी के जरिया किसी को अपना अलाकार नहीं बना सकता। मुझे सुपर मास्टर के पास ले चलो। मेरा फरहाद दोस्त बन रहा है तो तुम लोग उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे? वो चीख चीख कर बोलती जा रही थी। डॉक्टर ने जेब से एक ट्रांसमीटर निकालकर तंजीम के किसी मास्टर से रब्ता कायम किया। मैं मोहतात रहना चाहता था, इसलिए मैंने डॉक्टर और उस मास्टर के दिमाग में झांकना मुनासिब नहीं समझा। सोनिया के दिमाग के जरिए उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। डॉक्टर उस तंजीम के मास्टर से कह रहा था, मास्टर, आपने दुरुस्त कहा था कि फरहाद जिंदगी की आखिरी घड़ियों में सोनिया से जरूर रब्ता कायम करेगा। उसने सोनिया को बता दिया है। हमें जो रिपोर्ट जापान के मास्टर से मिल चुकी है वही बात सोनिया कह रही है, यानी फरहाद की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसके आसपास जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ नहीं सुना रहे। इन हालात में फरहाद का बेबस और मजबूर होना लाजमी है। दूसरे मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, सोनिया को तसल्ली दो, जापान में हमारी पूरी तंजीम हरकत में आ गई है। फरहाद को बचाने के लिए जेल पर हमला किया जा रहा है। वो दुरुस्त कह रहा था। जेल के बाहर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। जेल के हुकाम ने भी बड़े सख्त इंतजाम किए थे। ऊंची ऊंची दीवारों पर मुसल्ला पुलिस उनकी फायरिंग का जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि मुसल्ला फौज जेल के बाहर तंजीम के जवानों को घेर रही है और हमला करने वाले दो तरफा फायरिंग से बुखलाकर भाग रही हैं। 15 मिनट के बाद ही सन्नाटा छा गया। हम जेलर के कमरे में बैठे हंगामे के सर्द पड़ने का इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने ले गए। सुजुको भी मेरे साथ थी।
जो लोग मुझ पर गोलियां चलाने के लिए एक कतार में खड़े हुए थे। मैंने उनमें से एक की सोच को पढ़ना शुरू किया। वो मेरी सोच के जवाब में सोचने लगे कि इन सब की राइफलें खाली हैं, वो सिर्फ तस्वीरें उतारने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे इत्मीनान हो गया कि कर्नल मुझे धोखे से मारना नहीं चाहता। उसने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। वहाँ बाकायदा एक मूवी कैमरा था ताकि मेरे मरने की मुकम्मल फिल्म तैयार की जा सके। सुजुको को मेरे पास से हटा दिया गया और अब फिल्म तैयार हो रही थी। मेरे हाथ पुश्त पर बांधे जा रहे थे। कैमरा स्टार्ट होने से पहले ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। मैं मौत की दहलीज तक पहुंचने से पहले उनकी गिरफ्त में तड़प रहा था और वो मुझे जबरन खींचते हुए ले जा रहे थे। ऐसे वक्त जबकि मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई तो फायर करने वाले मेरे अंधेपन से फायदा उठाकर राइफलों को लोड कर सकते थे, लेकिन मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मोहतात था। राइफलें बदस्तूर खाली थीं। मुझे गिरफ्त में रखने वालों ने एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। कर्नल ने कहा, फरहाद, जैसे ही मैं फायर कहूं तुम गोलियां खाने के अंदाज में गिर पड़ना, ओके? चूंकि गूंगी फिल्म तैयार हो रही थी इसलिए कर्नल की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी। मैंने सोच के जरिए उसे ओके कहा। इसके बाद यूं चीखने लगा जैसे जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। कर्नल ने चीख कर कहा, फायर। मैं एकदम से तड़प कर उछला, फिर जमीन पर गिरकर बिल्कुल साकिन हो गया। चंद लम्हों के बाद ही मेरी आंखों से पट्टी खोल दी गई। मैंने उठकर देखा। कैमरे का रुख अब उस तरफ था जहां दो सिपाही एक खाली स्ट्रेचर लेकर आ रहे थे। इतनी देर में मेरी जगह उस नकली फरहाद की लाश रख दी गई। मेरे हाथ आज़ाद हो गए थे। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, आंखों पर भी पट्टी थी और लिबास भी मेरे ही जैसा था। मैं वहां से हटकर सुजुको के पास आ गया क्योंकि अब कैमरे का रुख नकली फरहाद की लाश की तरफ था। उसकी लाश को स्ट्रेचर पर रखकर उस दीवार के पास पहुंचाया गया जहां पहले ही एक कब्र खोदी गई थी। यानी अब फरहाद अली तैमूर को दफन करने की फिल्म तैयार हो रही थी। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, मेरी जान में मर चुका हूं और अब दफनाया जा रहा हूं, इसलिए खामोश ना बैठो, छाती पीट कर मातम करो और उन्हें बताओ कि फरहाद ने मरते वक्त तुमसे राब्ता कायम किया था। तुमने सोच के जरिए उसकी आखिरी चीख सुनी। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। बेलाशुबा वो कामयाब अदाकारी के जौहर दिखा रही थी। चीख चीख कर दीवार से सर टकरा रही थी, अपने बाल नोच रही थी। डॉक्टर और एक नर्स उसे बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगा। सुजुको ने मेरे बाजू में चुटकी लेकर पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? सोनिया के पास से अचानक ही सुजुको के पास आकर मुस्कुराहट मांद पड़ गई, मगर उसे देखकर भी जबरन मुस्कुराना पड़ा। मैंने कहा, मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि इस नुमाइशी मौत के बाद हमेशा के लिए सोनिया से पीछा छूट गया है। वो कुछ अरसा बाद किसी दूसरे से शादी कर लेगी और मैं हमेशा तुम्हारी जुल्फों के साए में रहूंगा। वो खुश होकर मेरे बाजू से लग गई। कर्नल ने करीब आकर पूछा, अब बताओ, जेल से बाहर किस रूप में जाओगे? जेलर के कमरे में मेकअप का सामान मौजूद है। मैंने कहा, आप मेरे लिए एक यूनिफॉर्म मंगवा दें, मैं यहाँ से आपका बॉडीगार्ड बनकर जाऊंगा। अगर आपने कोई तदबीर सोची हो तो बताएं, यह अच्छी तदबीर है। तुम बॉडीगार्ड बनकर हमेशा मेरे घर में मेरे करीब रहोगे। सुजुको भी अब मुझसे नहीं लड़ेगी। वो खुशी से खिली जा रही थी। मैंने कर्नल से पूछा, मेरी जिंदगी और मौत का राज किस हद तक महफूज रहेगा? क्या यहाँ सभी काबिल एतमाद लोग हैं? हाँ, यहाँ सभी सीक्रेट सर्विस के बरसों के आजमाए हुए लोग हैं। तुम्हें यहाँ लाने से पहले जेल के हुक्काम पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो और उनके सिपाही जेल के उस हिस्से में ना आए। तुमने देखा होगा कि जेलर के कमरे में खुद जेलर मौजूद नहीं था। नकली फरहाद की मौत और तुम्हारी नई जिंदगी का राज सिर्फ सीक्रेट सर्विस की फाइलों में रहेगा। मुझे इत्मीनान हो गया। हम जेलर के कमरे में वापस आ गए। कर्नल ने अपने मातहत को हुक्म दिया कि मेकअप का सामान लाया जाए। इतने हंगामों से गुजरने के दौरान सोमी को मुझे याद थी। तब मैंने कर्नल से कहा, आपने सोमी को नामी जिस लड़की को कैद किया है वो बहालत मजबूरी मुजरिमाना जिंदगी गुजार रही थी। अगर आप उसे शरीफाना जिंदगी गुजारने का मौका दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वैसे वो तुम्हारी गहरी राजदार है। क्या उसे बताया जाए कि तुम जिंदा हो? किसी गहरी राजदार का? सुजुको मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं जनाब, सुजुको के सिवा कोई लड़की मेरे इस राज से वाकिफ नहीं रहेगी। आप उसे कल शाया होने वाला अखबार दिखा दें, उसे मेरी मौत का यकीन हो जाएगा। मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली ताकि कर्नल मुझे मुखातिब ना करे। फिर मैंने सोच के जरिए सुजुको से कहा, जानी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। ये बात मैं तुम्हारे पापा के सामने नहीं पूछ सकता, इसलिए सोच की नगरी में पूछ रहा हूँ। उसकी सोच ने गुस्सा से कहा, मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या? बड़े गुलफाम बने फिरते हो। ना जाने और कितनी लड़कियों से दोस्ती कर रखी है। तुम्हारी जान की कसम, अब किसी से दोस्ती नहीं है। सोमिको तो ऐसी लड़की है जिसे मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। मेरी जान की कसम खाकर झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगी। कोई और कसम खाओ। जो चीज़ अपनी जान से ज़्यादा अजीज होती है उसकी कसम खाई जाती है। तुम्हें इस तरह भी यकीन करना चाहिए कि मैं फरहाद के रूप में मर चुका हूँ। चूंकि ये एक गहरा राज है, इसलिए मेरी पिछली तमाम दोस्त लड़कियां भी उस राज की तरह दफन रहेंगी। मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। उसे इत्मीनान हो गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी।
मैं बदस्तूर आंखें बंद किए कर्नल के जहन को टटोलने लगा। वो चोर नजरों से कभी मुझे और कभी अपनी बेटी को देख रहा था। जब सुजुको नाराजगी के बाद मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो वो समझ गया कि हम दोनों दिमाग के तह खाने में छुपकर बातें कर रही हैं। उसकी सोच ने कहा, यह अजीब इंसान है, बाप की मौजूदगी में उसकी बेटी से इस तरह बातें कर लेता है कि करीब बैठने वाले अहमकों की तरह बैठे रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद मेकअप का सामान आ गया। मैंने आईना के सामने मसरूफ होकर पूछा, जनाब अभी जो फिल्म तैयार की गई है उसका मसरफ क्या होगा? कर्नल ने जवाब दिया, जैसा कि हमें इल्म हो चुका है, हमारी सीक्रेट सर्विस में मेजर यामागुची जैसे गद्दार मौजूद हैं। हम इस फिल्म को इस तरह रखेंगे कि घर का कोई भेदी उसे चुराकर सुपर मास्टर तक पहुंचा देगा। इधर सुपर मास्टर को तुम्हारी मौत का मुकम्मल सबूत मिलेगा, उधर वो फिल्म चुराने वाला हमारी नजरों में आ जाएगा। फिर तुम उसके दिमाग को कंट्रोल में लेकर सीक्रेट सर्विस के दूसरे गद्दारों को बेनकाब कर सकोगे। मैंने तायद की। उसने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस को एक खतरनाक तंजीम के हाथों खिलौना बनने नहीं दूंगा। जब से मुझे इस साजिश का इल्म हुआ है मैं सुकून से सोना भूल गया हूँ। आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द गद्दारों को बेनकाब करूंगा। मुझे सुजुको से इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि आपको अपने महकमा से है। मैं सुजुको की खातिर आपका सुकून वापस लाऊंगा। मैं बाप बेटी को खुश फहमी में मुब्तला करने का कोई मौका नहीं गंवाता था, पर वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाते थे। एक आध बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब उन्हें फ्रेब में मुब्तला नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्नल ने मुझे मौत की सजा ना देकर दोस्ती का सबूत दिया था। ये दुरुस्त है, मगर मेरा दिमाग ये समझाता कि कर्नल कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है। ये कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि आइंदा कभी मेरे खिलाफ उसके तेवर नहीं बदलेंगे। इंसान को मोहतात रहने के लिए अपने सामने वाले की अगली पिछली तमाम मेहरबानियों और ना मेहरबानियों का हिसाब करना चाहिए। अब भी दोनों बाप बेटी इस बात से खुश थे कि सोनिया मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट गई है, और इसीलिए मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान भी थे। जब मेरी टेलीपैथी के इल्म का इंकशाफ हुआ तो उसे अपने महकमा के राज फाश हो जाने का खतरा लायक हो गया। वो मुझे मार डालने का आखिरी फैसला कर चुका था। अगर मैं ख्याल ख्वानी के जरिया उसे दहशत ज़दा ना करता और उसे यकीन ना दिलाता कि मैं टेलीपैथी के हथियार से उसकी पूरी मुसल्लह फौज को चूंटियों की तरह मसल सकता हूँ, तो वो मेरी सजाए मौत का फैसला कभी ना बदलता। वो अपनी प्लानिंग के तहत दोहरी चाल चल रहा था। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं उस वक्त तक दोनों बाप बेटी को उल्लू बनाता रहूं जब तक कि मुझे जापान से बाहर निकलने का मौका ना मिले। 1 घंटा के बाद आईना के सामने मेरा हुलिया बदल चुका था। कर्नल और सुजुको हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे। कर्नल ने कहा, तुम हरफन मौला हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेकअप में भी महारत रखते हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे चारों तरफ घूमकर मुझे तारीफी नजरों से देख रहा था। फौजी वर्दी में मेरी कद्दावर शख्सियत कुछ और ज्यादा पुरकशिश हो गई। सुजुको मेरे कुशादा सीने को देखकर सोच रही थी, हाय, ये दिल बेख्तियार खिंचा जा रहा है। जी चाहता है इसके सीने की चट्टान पर पहुंचकर मर जाऊं। ये तो मेरे लिए फिर एक नया महबूब बन गया है। ये कितनी खूबसूरत तब्दीली है। एक नई शख्सियत के साथ एक नया रोमांस, एक नया मजा। जैसे बुनियादी तौर पर प्लेट वही हो, सिर्फ सालन बदल गया हो। यह सोचकर वो मुस्कुराने लगी। फिर मेरे करीब आकर बोली, अगर तुम मेरे सामने भेस ना बदलते तो मैं इस रूप में तुम्हें कभी फरहाद तस्लीम ना करती। मैंने बड़ी चाहत से कहा, अगर तुम किसी लम्हा भी मुझे तस्लीम करने से इनकार करोगी तो मैं जिंदा रहने से इनकार कर दूंगा। सुजुको ने फरते मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया। कर्नल ने खंखार कर कहा, अब हमें चलना चाहिए, हम यहाँ से सीधे टोक्यो जाएंगे। वो मेरे साथ चलने लगी। कर्नल ने उसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से समझाया, बेटी, दुनिया वालों की नज़रों में फरहाद अब मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए तुम्हें इसके करीब नहीं रहना चाहिए। वो बड़ी सादतमंदी से मान गई। मैं कर्नल के पीछे एक बॉडीगार्ड की हैसियत से चलने लगा। फौज के हवाई अड्डे की तरफ जाते वक्त मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वह बिस्तर पर एक मरीजा की तरह पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, सोनिया, खैरियत तो है? हाँ फरहाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ ना बोलो, तुम्हारी सोच के जरिए तुम्हारी नकाहत और कमजोरी का पता चल रहा है। तुम ठीक समझ रही हो। कुछ देर पहले मैं बेहोश हो गई थी। कैसे? मैंने परेशान होकर पूछा। मैं तुम्हारे लिए झूठा मातम कर रही थी, मगर वो सच हो गया। तुमने देखा ही है कि मैं पहले से कमजोर थी। मैंने मातम में हकीकत का रंग भरने के लिए दीवार से सर टकराया तो सचमुच बेहोश होकर गिर पड़ी। सोनिया, अब ऐसी हमाकत न करना। तुम्हें मुकम्मल आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। जल्द अज जल्द सेहतयाब होने की कोशिश करो ताकि इस कोठी से बाहर निकलकर मेरे लिए इतलात फराहम कर सको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं किस तरह तुम्हारे पास पहुंचूंगा? मैंने जुनूनी अंदाज में मातम किया। यह हमाकत ही सही, लेकिन फ़ायदा यह हुआ कि तंजीम के चंद अफराद जो यहाँ आते हैं वो मेरी हालत ज़ार देखकर बिलाशुबा तुम्हारी मौत का यकीन कर चुके हैं। डॉक्टर कह रहा था। वो कहते कहते रुक गई, क्योंकि डॉक्टर उस वक्त उसके बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कह रहा था, मादाम, आप बच्ची नहीं हैं। आपको ये अच्छी तरह समझकर सब्र करना चाहिए कि मरने वाले कभी वापस नहीं आते। आप यकीन करें कि सुपर मास्टर को भी उसकी मौत का बेहद अफसोस है। वो आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मैंने कहा है कि आप शाम तक नॉर्मल हो जाएंगी। सोनिया ने कहा,
मैं सुपर मास्टर से मिलना चाहती हूँ। इस तंजीम से मेरा पुराना नाता है। मैं जानती हूँ कि वह रूबरू किसी से नहीं मिलता, मगर हमारी बातों का जवाब बराह रास्त उससे मिल जाता है। अच्छी बात है, डॉक्टर ने कहा। तुम्हारी दरख्वास्त सुपर मास्टर तक पहुंच जाएगी। अब तुम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। सोनिया ने आंखें बंद कर लीं ताकि वह चला जाए। फिर उसने मुझसे पूछा, फरहाद क्या तुम मौजूद हो? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। तुम डॉक्टर के मुतल्लिक कुछ कहते कहते रुक गई थी। हाँ, जब मैं बेहोशी के बाद होश में आ रही थी उस वक्त मेरी आंखें बंद थीं। डॉक्टर को मालूम ना हो सका कि मैं आसपास की आवाज़ें सुन सकती हूँ। वह तंजीम के एक आदमी से कह रहा था कि फरहाद जैसे लोग मर जाएं तो इतनी जल्दी उनकी मौत का यकीन नहीं आता। जापान में हमारी तंजीम के अफराद उसकी मौत के मुतल्लिक मजीद सबूत हासिल करने की फिक्र में हैं। शायद वह फरहाद की लाश हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मैंने कहा, तुम इत्मीनान रखो, उन्हें मेरी लाश तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, डॉक्यूमेंट्री सबूत मिल जाएंगे। उसे इत्मीनान दिलाने के बाद मैं कर्नल और सुजुको की तरफ पलट आया। हमारी गाड़ी हवाई अड्डे के अहाते में दाखिल होकर रनवे की तरफ जा रही थी, जहां एक त्यारा हमारे लिए तैयार खड़ा था। 2 फौजी अफसर त्यारे की सीढ़ी के पास खड़े हुए थे। उन्होंने कर्नल को देखते ही सलूट किया और उसे बताया कि त्यारे में प्रोजेक्शन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। प्रोजेक्शन की बात सुनकर मैंने एक फौजी अफसर के दिमाग को टटोला। उसकी सोच ने बताया कि फरहाद अली तैमूर की मौत पर जो फिल्म तैयार की गई थी वो त्यारे में दिखाई जाएगी। त्यारे के अंदर पहुंचने तक मैं उस अफसर के दिमाग को खंगालता रहा। पता चला कि सेंट्रल जेल के अंदर जो राज दफन किया गया है उसका इल्म बड़े से बड़े फौजी अफसरों को भी नहीं। उनकी मालूमात के मुतालिक फरहाद वाकई मर चुका था। जहाज के अंदर सीक्रेट सर्विस का एक काबिल एतमाद मुसल्ला नौजवान अपनी गोद में 8 mm का प्रोजेक्टर लिए बैठा था और एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस थी। जब जहाज फिजा में प्रवास करने लगा तो वो नाश्ता और कॉफ़ी से हमारी तवाज़े करने लगी। हम पिछली रात से जाग रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था। मैंने कर्नल से दिमागी राब्ता कायम करते हुए कहा, अभी जो फिल्म स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली है मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपकी इजाज़त से नींद पूरी करना चाहता हूँ। कर्नल की सोच ने कहा, मैं भी रात से जाग रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सोने पर एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ जो सीक्रेट सर्विस के जवान हैं ये तुम्हें फरहाद की हैसियत से नहीं जानते। मैं इन्हें यह सोचने का मौका नहीं देना चाहता कि मैं जाग रहा हूँ और मेरा बॉडीगार्ड सो रहा है। सॉरी जनाब, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। अब जागता रहूँगा। सुजुको भी जाग रही थी। उसके जागने का मकसद ये था कि मैं उस खूबसूरत सी एयर होस्टेस को नज़र भरकर ना देख सकूं। मैंने सोच के जरिए कहा, मेरी जान, मैं तुम्हारे बाप का बॉडीगार्ड हूं, तुम मेरी बॉडीगार्ड ना बनो, देखने वाले शुबा करेंगे। करने दो, उसकी सोच ने कहा। वो कमीनी आते जाते तुम्हें मुस्कुरा कर देख रही है। किसी को भी देखकर मुस्कुराना एयर होस्टेस की ड्यूटी है। इतना मैं भी समझती हूँ, मगर एक औरत होकर दूसरी औरत की मुस्कुराहट के खुफिया मफहूम को भी अच्छी तरह समझ लेती हूँ। मेरा दावा है कि वो तुम्हारी मौजूदा शख्सियत पर मर मिटी है। उसके दावे की सच्चाई को समझने के लिए एयर होस्टेस की सोच को पढ़ा जा सकता था, लेकिन इस वक्त मुझे दुनिया की किसी भी सिनफे नाजुक से दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, सुजुको, तुम दूसरी लड़कियों की नीयत को ना देखो। तुम्हें इतना एतमाद होना चाहिए कि मेरी नीयत सिर्फ तुम पर खराब होती है। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन कॉफ़ी की प्याली वापस करते वक्त वो एयर होस्टेस को गुस्से से देख रही थी। किसी बीवी या किसी महबूबा को पालने का नतीजा यही होता है। वो हर वक्त हमारी निगाहों पर अपनी निगाहों के पहरे बिठाए रखती है। उसने कहा, फरहाद, अगर मैं टेलीपैथी जानती तो अभी तुम्हारे चोरी इरादों को पढ़ लेती, मगर मजबूरी है, तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। कर्नल ने कॉफ़ी की दूसरी प्याली खत्म करने के बाद फिल्म चलाने को हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील होने लगी। हमारे सामने पायलट रूम का दरवाज़ा बंद था। उस दरवाजे पर एक छोटा सा सफेद स्क्रीन लगा दिया गया। त्यारे की खिड़कियों पर पर्दे पड़ गए। फिर उस नीम तारीकी में फिल्म शुरू हो गई। सेंट्रल जेल के अंदर जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी वह सब कुछ पर्दे फिल्म पर नजर आ रहा था। मैं खुद को मरते और दफन होते देख रहा था। वो फिल्म मेरी मौत का मुकम्मल दस्तावेजी सबूत थी। उसे देखकर सुपर मास्टर को जरा बराबर शुबा नहीं हो सकता था कि मैं अभी इस दुनिया में अपने मुकद्दर की सांस ले रहा हूँ। फिल्म खत्म हो गई, स्क्रीन सादा हो गया। मैंने खुश होकर सोचा कि कोई जल्द अज जल्द इस फिल्म को चुराकर सुपर मास्टर तक पहुंचा दे। परवाज करने वाले त्यारे में यह मुमकिन नहीं था कि तंजीम का कोई जाला आकर यह कारनामा दिखाता, मगर यह देखने में आया कि बाज़-औक़ात दिल में जो ख्वाहिश सर उठाती है वह फौरन ही पूरी हो जाती है। मेरी ख्वाहिश के जवाब में स्पीकर बोलने लगा। त्यारे के पायलट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अटेंशन प्लीज़, जहाज़ जापान की समुद्री सरहद पार कर चुका है। आप हजरात टोक्यो पहुंचने की आरजू दिल से निकाल दें। कर्नल, तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम्हारे आदमी अपने हथियार एयर होस्टेस के हवाले कर दें। चंद लम्हों के लिए सब पर सख्ता तारी हो गया। सुजुको घबराकर मुझे देख रही थी। मैंने सोच के जरिए उसे और कर्नल को समझाया कि वो किसी भी मौका पर घबराकर मुझे फरहाद के नाम से ना पुकारें। कर्नल ने सोच के जरिए कहा, फरहाद, मैं मोहतात रहूंगा, मगर तुम जल्द ही कुछ करो। जनाब, आप भूल रहे हैं कि हम ज़मीन पर नहीं हैं। अगर मैं पायलट को दिमागी झटके पहुंचाऊंगा तो ये जहाज़ तबाह हो जाएगा। ये बात कर्नल की समझ में आ गई कि दुश्मन फिजाई नाखुदा बना हुआ है।
उसका दिमाग सलामत रहेगा तो हम सब सलामत रहेंगे। उसने फिर मुझे मुखातिब किया, फरहाद पता नहीं ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कम से कम मंजिल का पता तो मालूम करो। मैंने कहा पहले आप उससे सवालात करें, अगर जवाब मिल जाएगा तो ख्याल खुआने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं दुश्मनों के आगे फरहाद का रोल अदा ना करूं। जब जान का खतरा होगा तो मैं आपको बचा लूंगा। हालांकि बचाने की कोई नीयत नहीं थी, मैंने पहले ही जापान से फरार होने का मंसूबा बना रखा था। पता नहीं अपने तौर पर कब कामयाबी होती। दुश्मन खुद ही मुझे कामयाबी से हमकिनार कर रहे थे। मैंने पलटकर पीछे की जानिब देखा। सरो कद एयर होस्टेस दोनों हाथ कमर पर रखे एक अदाए नाज से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी अदाओं से पता चल रहा था कि बड़ी हराफा है। बहरहाल वो जैसी भी थी, ऐसे वक्त उसे काम निकालना था, यानी मुझे भी जवाबन मुस्कुराना था। लेकिन सुजुको पहरा दे रही थी, इसलिए मैंने यूं घबराहट का इजहार किया जैसे मौत को सामने देखकर एक हसीना की मुस्कुराहट मुझ पर असर नहीं कर रही। इसके साथ ही मैंने उसकी सोच में कहा, बेचारा मौजूदा सिचुएशन से घबरा गया है, मगर मैं इसे मोम कर लूंगी। उसकी सोच ने कहा, यह सिचुएशन से नहीं बल्कि कर्नल की बेटी से घबरा रहा है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ और समझ रही हूँ कि अपने बाप के बॉडीगार्ड से इस लड़की के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मैं औरत हूँ, इसीलिए औरत की निगाहों को पहचानती हूँ। वो आगे ना सोच सकी। कर्नल ने उसे मुखातिब किया, लड़की तुम निहत्ती हो, मेरे एक इशारे पर तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। एयर होस्टेस ने अपने दोनों खाली हाथ दिखाकर कहा, मेरे हाथ खाली हैं, मगर इस जहाज की लगाम मेरे साथी के हाथों में है। मुझे मार कर देखो, ये जहाज 45,000 फुट की बुलंदी से गिरेगा। दानिशमंदी यही है कि तुम्हारे आदमी अपने हथियार मेरे कदमों में लाकर डाल दें। कर्नल ने मेरी जानिब देखा। मैं अपनी जगह से उठकर हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालते हुए एयर होस्टेस की जानिब बढ़ने लगा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरी पुश्त सुजुको की तरफ थी। मैंने मौका मिलते ही अपने होंठ बोसे के से अंदाज में सुकेड़कर उसे आंख मारी। वो निहाल हो गई। उसी वक्त दूसरे फौजी अफसर ने अपनी स्टेन गन लाकर उसके कदमों में डाल दी। फिर हम अपनी जगह वापस आ गए। कर्नल ने पूछा, ये पायलट हमें कहाँ ले जा रहा है? वो बोली, जाहिर है वो इस जहाज को लेकर समुद्र में नहीं डूबेगा, किसी जमीन पर ही उतरेगा। कर्नल ने दूसरा सवाल किया, तुम हमारी एयरफोर्स में कब से काम कर रही हो? पिछले 2 साल से। और वो पायलट? तुम्हारा वो पायलट अपने मुल्क का वफादार था, इसलिए खत्म कर दिया गया। अब इस जहाज को कंट्रोल करने वाला मेरा साथी उस मुर्दा पायलट के मेकअप में है और उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, इसलिए तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्स के आदमी इस पर शुबा न कर सके। कर्नल ने फिर सवाल किया, तुम लोगों को कैसे इतला मिली कि मैं इस जहाज के जरिए टोक्यो जाने वाला हूँ? एयर होस्टेस ने अपने इश्क की दास्तान सुनाई। मैं 2 साल से जापान की एयरफोर्स में हूँ और यहाँ के 4 अदद पायलटों से इश्क कर रही हूँ। अब से 2 घंटा पहले मैं उस मुर्दा पायलट के पास थी। उसे मेरी मौजूदगी में इतला मिली कि तुम एक अहम राज के साथ 1.5 घंटे बाद टोक्यो जाने वाले हो और मेरा आशिक पायलट उस तैयारे को लेकर जाएगा। मैंने ये इतला अपने आदमियों तक पहुंचा दी और अब तुम हमें अपने असली रूप में देख रहे हो। कर्नल ने पूछा, क्या तुम लोगों को मालूम था कि मैं ये फिल्म अपने साथ ले जाऊंगा? नहीं, हमें ये इतला मिली थी कि फरहाद अली तैमूर को मौत के घाट उतारा जा रहा है और हमारे आदमियों से बचाने में नाकाम हो रही हैं। इस नाकामी के पेश नज़र हमने सोचा कि इस तैयारे में फरहाद की लाश ले जाई जाएगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर अफसोस हो रहा है। बेचारे को सेंट्रल जेल में ही दफन कर दिया गया। इस फिल्म से तुम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये हम नहीं जानते। हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस तैयारे में जाने वाले किसी भी राज को हासिल किया जाए और ये हम कर रहे हैं। कर्नल ने आखिरी सवाल किया, अब हमारा अंजाम बता दो। वो अपने कदमों से मेरे रिवॉल्वर और स्टेन गन को उठाती हुई बोली, अगर शराफत से हमारे हुक्म की तामील करते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस पहुंचा दिया जाएगा। मैंने कर्नल के दिमाग में कहा, अब आप खामोश नहीं, मैं टेलीपैथी की सलाहियतें आजमाकर मालूमात हासिल करूंगा। कर्नल तो खामोश हो गया, लेकिन स्पीकर बोलने लगा, अटेंशन प्लीज, आप लोग सेफ्टी बेल्ट बांध लें, चंद मिनट बाद जहाज लैंड करने वाला है। हमने हिफाजती बेल्ट बांध लिए। कर्नल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कोई वीरान सी जगह नजर आ रही है, पता नहीं हमें कहाँ ले आए हैं। जहाज रनवे पर भाग रहा था। जब वो रुकने लगा तो हमने देखा जहाज के चारों तरफ मुसल्ला जवान खड़े हुए थे और हमें स्पीकर से वार्निंग दी जा रही थी, जिसे अपनी जिंदगी अजीज ना हो वो कोई चालाकी दिखाए। हम फिर एक बार यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही अपने अपने सरों पर दोनों हाथ रखकर बाहर चले आओ। हम सब हिफाजती बेल्ट खोलकर खड़े हो गए। कर्नल ने आहिस्तगी से पूछा, फरहाद अब तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? मैंने कहा, प्लीज़ आप आहिस्तगी से भी फरहाद का नाम जुबान पर ना लाएं। मैं आपके दिमाग में मौजूद हूँ, लिहाजा सोच के जरिए गुफ्तगू करें। हम आगे पीछे कितार में खड़े हो गए, फिर अपने अपने सरों पर दोनों हाथ रखकर त्यारे के बाहर सीढ़ी से उतरने लगे। कर्नल की सोच ने कहा, आज तक किसी ने मुझे इस तरह कैदी बनाने की जुर्रत नहीं की, यह मेरी तौहीन है। मैंने कहा, मजबूरी है, आप जरा सब्र से काम लें। अब उस पर झिल्लाहट तारी हो रही थी। उसने कहा, मुझे सब्र का कड़वा फल नजर आ रहा है। हमारी चारों तरफ राइफलें हैं, अगर तुमने जल्द ही कुछ ना किया तो ये हमें मार डालेंगे। मैं किसी वक्त भी कुछ कर गुजरूंगा।
थोड़ी देर के लिए कर्नल की तसल्ली हो गई, लेकिन मेरा इत्मीनान खत्म हो गया। अब दिल में यह अंदेशा घर कर रहा था कि कर्नल या सुजुको किसी वक्त भी मौत को सामने देखकर दहशतज़दा होकर मेरा नाम पुकार सकती हैं। मुझे अपना ये राज अब अपनी जान की तरह अजीज था और सोनिया मेरी जान थी। उसे हासिल करने और सुपर मास्टर तक पहुंचने का यह बेहतरीन मंसूबा था कि मैं मरहूम कहलाता रहूं। लिहाजा मैं कर्नल और उसकी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहताद हो गया। बार बार उनके ख्यालात पड़ने लगा कि वो अपने साथ कहीं मुझे भी ना ले डूबें। 200 गज के फासले पर कुछ वैगन कारें और जीप कारें खड़ी हुई थीं। मुझे कर्नल को और सुजुको को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया। एयर होस्टेस ने सुजुको से कहा, ऐ लड़की, ये तेरा यार है, मगर अब मैं इसके पास बैठूंगी। वो मेरे पास बैठती हुई बोली, मेरा नाम मरजाना है, तुम पर मर जाने को जी चाहता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो मेरे हाथ को अपने जानों पर रखकर बोली, फिक्र न करो, मैं अपने बॉस से तुम्हें मांग लूंगी। तमाम गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सुजुको ये सोचकर गुस्से से तिल मिला रही थी कि मैं मरजाना की तरफ फिसल गया हूं। हालांकि मरजाना फिसल रही थी, सुजुको ये समझने के बावजूद एक शौकन की तरह जल रही थी। मैंने उसे जिस्मानी दूरी और दिमागी कुर्बत से पुकारा, सुजुको, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम मेरे होते तो अभी मेरे पास होते। वो गुस्सा दिखा रही थी। गुस्सा थूक दो, हालात को समझो, अभी हम कैदी हैं, हमें इनके इशारों पर चलना होगा। उसने सवाल किया, तुम इन लोगों को टेलीपैथी के इशारों पर क्यों नहीं चला रहे? तुम्हें मनाने में मेरा वक्त सरफ हो रहा है। तुम मान जाओ तो मैं जरा खामोश रहकर कोई तदबीर करूं। अच्छा, अब मैं नाराज नहीं हूं, जल्द ही इस हराफा से पीछा छुड़ाओ। मगर वो हराफा शाना से शाना लगाए बैठी थी। मुझे चुप देखकर बोली, क्या सोच रही हो? सोच रहा हूं कि तुम्हारी फरमाइश पर तुम्हारा बॉस मुझे क्यों मुआफ करेगा? इसलिए कि तुम कर्नल के महज एक गार्ड हो, एक मुलाजिम हो, जापानी भी नहीं हो, तुमसे हमारी जाती दुश्मनी भी नहीं। तुमने फरहाद की दस्तावेजी फिल्म हासिल करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसके सिला में मैं तुम्हें मांग लूंगी। मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, अगर बॉस ने मेरी फरमाइश ठुकरा दी तो क्या होगा? उसकी सोच ने हैरानी से कहा, यह मैं क्या सोच रही हूँ? बॉस कभी मेरी फरमाइश को नहीं ठुकराता। वो अच्छी तरह जानता है कि किसी आशिक से दिल भर जाने के बाद मैं खुद ही उसे ठिकाने लगा देती हूँ। जब इस बॉडीगार्ड से भी बोरियत होगी तो मैं हमेशा के लिए इसकी छुट्टी कर दूंगी। ओह, मैंने तो अब तक इसका नाम ही नहीं पूछा। वो मेरा नाम पूछने लगी। मैंने जवाब दिया, मेरा नाम शामत अमाल है। उसने हैरानी से पूछा, ये कैसा नाम है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं मिडल ईस्ट से आया हूँ। कर्नल मेरी दिलेरी और जानिसारी की कदर करता है। वह मुझे फरहाद अली तैमूर के मुकाबले पर लाना चाहता था। जब उसे मालूम हुआ कि फरहाद टेलीपैथी जानता है तो फिर उससे मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो इतना खतरनाक था कि उसे फौरन ही गोली मार दी गई। तुम वो फिल्म देख चुकी हो। हमें उसकी मौत का अफसोस है और इत्मीनान भी है कि एक खतरनाक आदमी से पीछा छूट गया। काश कि वो मरने से पहले एक दिन के लिए मुझे मिल जाता। मैं बार बार उसे हराफा कहता हूं तो गलत नहीं कहता। वो मुझको सिर्फ इतनी देर के लिए या इतने दिनों के लिए पसंद कर रही थी जब तक कि उसका दिल ना भर जाए। फिर उन 4 पायलटों का जिक्र कर चुकी थी जिनसे उसके ताल्लुकात रह चुके थे। अब फरहाद को याद करके राल टपका रही थी। मैंने कहा, वो मर चुका है, मैं जिंदा हूं, मेरी बात करो। वह हंसती हुई बोली, जल गई। तुम मर्दों की ये बुरी आदत है कि हर औरत को अपनी जागीर समझ लेते हो। मैं जलने वालों को और जलाती हूँ। एक मर्द के पहलू में बैठकर दूसरे मर्दों के किस्से चटखारे लेकर सुनाती हूँ। उसकी बेबाक बातों से, भूखी निगाहों से और उसकी हंसी से पता चलता था कि वो कैसी जहां दीदा या मर्द दीदा औरत है। अपने किसी भी आशिक को खरे सिक्के की तरह हाथ में लेती है और खोटा सिक्का बनाकर फेंक देती है। मुझे उसके हाथों अपना अंजाम नजर आ जाता अगर मैं फरहाद अली तैमूर ना होता। अब देखना यह था कि उसका अंजाम क्या होता है। एक छोटी सी बस्ती में पहुंचकर हमारा सफर खत्म हो गया। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा, दूर दूर तक बांस के बने हुए कॉटेज नजर आ रहे थे। वहां तमाम लोगों के हाथों में राइफलें या स्टेन गन्ने दिखाई दे रही थी। एक कॉटेज से एक उधेड़ उम्र का अंग्रेज बाहर आया, फिर कर्नल को घूरकर देखने लगा। मैंने सोच के जरिए कर्नल से कहा, मैंने अपना नाम शामत अमाल बताया है, आप मुझे हरगिज फरहाद ना कहें वरना। वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें सिर्फ अपने नाम की पड़ी है, तुम बचाओ की तदबीर क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा, हर काम अपने वक्त पर होता है, आप जरा देखें कि अंग्रेज क्या कहता है। मरजाना वो दस्तावेजी फिल्म उस अंग्रेज के हवाले करती हुई कह रही थी, इस फिल्म से फरहाद की मौत का सबूत मिल जाता है और ये जापान सीक्रेट सर्विस का चीफ है, कर्नल जोशुहो। आप इसकी तस्वीर से तस्दीक कर लें। अंग्रेज ने अपने मातहत को हुक्म दिया कि रिकॉर्ड से कर्नल जोशुहो की तस्वीर लाई जाए और मुझे और सुजुको को एक कॉटेज में कैद कर दिया जाए। मरजाना ने कहा, बॉस, मेरी दरख्वास्त है कि कर्नल के इस बॉडीगार्ड को मेरी कैद में दे दिया जाए। उस अंग्रेज बॉस ने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर मरजाना से कहा, सुपर मास्टर का हुक्म आया है कि कर्नल जोशुहो के साथ जो भी हो उन्हें जिंदा ना छोड़ा जाए ताकि कर्नल की मौत का कोई चशमदीद गवाह ना रहे। यह सुनते ही कर्नल एकदम ही खोपड़ी से बाहर हो गया। अपने पास खड़े हुए गार्ड को धक्का देते हुए और चीखते हुए भागने लगा। मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने उसे आवाज दी, जनाब रुक जाइए।
लेकिन वह भागते भागते एक गार्ड पर छलांग लगा चुका था। फिर वो गार्ड को लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे वक्त स्टेन गन उसी के हाथ में आ गई। उसने स्टेन गन का रुख अंग्रेज की तरफ किया। उस लम्हा आसपास से तड़ातड़ फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। इस शोर में सुजुको की चीखें सुनाई दी। फिर वो कर्नल के दम तोड़ने से पहले ही बेहोश हो गई। कुछ और तमाशा हुआ। कर्नल की स्टेन गन से भी गोलियां चली थीं। मैं तो सुजुको को संभालते हुए जमीन पर बैठ गया, लेकिन मेरे आसपास खड़े हुए लोगों में से एक जापानी अफसर, मरजाना का अंग्रेज बॉस और वो पायलट जो हमें यहाँ लाया था, उन तीनों को कर्नल अपने साथ ले डूबा। मरजाना उनके पीछे खड़ी थी, उसे बचने का मौका मिल गया। वो एक ही जस्त में कॉटेज के अंदर चली गई। चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। तंजीम के अफराद सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बॉस या इस बस्ती का तंजीम का लीडर यूं देखते ही देखते अपने ही एक कैदी की गोलियों का निशाना बन जाएगा। मुझे कर्नल की मौत का अफसोस था। यूं तो उसे मरना ही था, मगर मेरे दिल में हसरत रह गई कि मैं उसके आखिरी वक्त काम ना आ सका। उसने मुझे इतना मौका ही ना दिया कि मैं सोच के जरिए उसे कंट्रोल करता। मुझे ज्यादा देर उसकी मौत पर भी अफसोस करने का मौका ना मिला। अब मुसल्ला जवानों की राइफलें और स्टेन गन्ने मेरी तरफ उठ गई थीं। वो मुझे गोली मारने के लिए हुक्म के मुंतजिर थे, मगर उन्हें हुक्म देने वाला मर चुका था। मरजाना ने कॉटेज के दरवाजे पर आकर कहा, नो फायरिंग। इस लड़की को किसी कॉटेज में ले जाकर होश में लाओ। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया, यह आदमी मेरी निगरानी में रहेगा। एक अंग्रेज नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मिस मरजाना, यह दुरुस्त है कि बॉस के बाद तुम यहाँ हमसे सीनियर हो। हम तुम्हारे अहकामात की तकमील करेंगे, लेकिन सुपर मास्टर की तरफ से पहले ये हुक्म आ चुका है कि कर्नल जोशुहो की मौत का कोई चश्मदीद गवाह न रहे। मरजाना ने मुझे देखा। उसकी सोच कह रही थी, खाना सामने हो तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे चखे बगैर मौत के डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी। इसकी खातिर मुझे अपने मुखालफों से निमटना होगा। ये सोचते उसने मुसल्ला जवानों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, बाज हालात में सुपर मास्टर अपने फैसले बदल देता है। मैं अभी मास्टर यन फॉन से राब्ता कायम करती हूँ। उसके जरिए सुपर मास्टर को यहाँ के हालात बताऊंगी। उस अंग्रेज नौजवान ने कहा, मिस मरजाना, इस तंजीम में मेरी भी कुछ अहमियत है, लिहाजा मास्टर यन फॉन से होने वाली गुफ्तगू मैं भी सुनूंगा। तुम्हें एतराज नहीं करना चाहिए। मुझे एतराज नहीं है। यहाँ आ जाओ फ्राइड। मरजाना ने उस अंग्रेज नौजवान फ्राइड को बड़े मीठे अंदाज में मुस्कुराकर कॉटेज में आने की दावत दी। मैंने फ्राइड के दिमाग में झांक कर देखा कि वो मुस्कुराहट से पिघल रहा है या नहीं। वो सोच रहा था, ये बड़ी चालाक बनती है। मैंने कई बार इसकी तमन्ना की, मगर इसने बुरी तरह झिड़क दिया। आज मेरी बारी है। मैं इसको उस बॉडीगार्ड की आगोश गर्म करने का मौका नहीं दूंगा। मरजाना ने कहा, फ्राइड क्या सोच रही हो? क्या मेरी बात नहीं सुनोगे? उसके लहजे में प्यार भरी शिकायत भी थी और दावत दी। मैंने फ्राइड की सोच में कहा, इस औरत की अदाएं मार डालती हैं, इसकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? उसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ, ये जरा देखना चाहिए कि एक मगरूर हसीना अपने मतलब की खातिर कैसे झुकती है। वह कॉटेज की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त सुजुको होश में आने लगी। उसके खुश्क लब पानी मांग रहे थे। मैंने कहा, मरजाना, ये पानी मांग रही है। वो नागवारी से बोली, इस लड़की से बड़ी हमदर्दी है, इसे प्यासी मर जाने दो। मैं गुस्सा से उठकर खड़ा हो गया, फिर चीख कर बोला, क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? जानवरों को भी मारने से पहले पानी पिलाया जाता है। मैं कहता हूं इसे पानी पिलाओ। चिल्लाओ मत, फ्राइड ने गुस्सा से कहा, वरना एक ही गोली में आवाज बंद हो जाएगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे और इस लड़की को यहां मरना है। अगर अभी पानी ना लाया गया तो मैं भी कर्नल की तरह जद्दोजहद करते हुए इस लड़की के साथ मर जाऊंगा। ये बात मैंने इस एतमाद से कही कि मरजाना फिलहाल मुझे जिंदा रखना चाहती है। फ्राइड नहीं चाहता था। वो कॉटेज के दरवाजे पर पहुंच गया था और मेरे चैलेंज के जवाब में अपने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालना चाहता था, लेकिन मरजाना उसके बाजू से लग गई और वह नरमी से कह रही थी, जरा सब्र करो, जब इन्हें मारना ही है तो बेचारों को पानी पिलाकर मारेंगे। फिर उसने हुक्म दिया कि सुजुको को पानी पिलाने के बाद उसे मुझसे दूर रखा जाए। यह हुक्म देने के बाद उसने कॉटेज के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फ्राइड के साथ दूसरों की निगाहों से छुप गई। आहनी दीवारें भी मेरा रास्ता नहीं रोकती, इसलिए मैं उन्हें देख रहा था। मैं फ्राइड को पढ़ रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो अंदर से मोम हो रहा है। उसने बज़ाहिर सख्त लहजे में कहा, मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुमने कई बार मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैं इतराफ़ करती हूँ कि वो मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हारी कदर कर रही हूँ, अपने मतलब के लिए कर रही हो। फ्राइड, तंजीम की तमाम लड़कियों को पहला सबक यही सिखाया गया है कि अपने मतलब के लिए किसी भी ख्वाहिश के आगे झुक जाओ। फिर तुम तंजीम के असूलों से इनकार क्यों करते हो? अच्छा, तो तुम उस बॉडीगार्ड के लिए मेरे करीब आई हो? हाँ, तुम मुझे चाहते हो, मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन सुपर मास्टर का हुक्म है कि। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। बाहर दो मुसल्ला जवान सुजुको को पानी पिलाने के बाद उसे सहारा देकर एक कॉटेज की तरफ ले जा रहे थे। मैंने सोच की खामोशी में उसे समझाया, तुम्हारे पापा अपनी जल्दबाजी की वजह से मारे गए। तुम अपनी सलामती चाहती हो तो इन लोगों के हुक्म की तामील करती रहो। मैं तुम्हारी हिफाजत की तदबीर कर रहा हूँ। डूबते को तिनके का सहारा होता है। ऐसी हालत में तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था, इसलिए वो चुपचाप चली गई।
उसके जाने के बाद जब मैंने दोबारा फ्राइड के दिमाग में झांक कर देखा तो जरा देर हो चुकी थी। उस वक्त तक मिर्जाना का जादू उस पर चल चुका था। वो परेशान होकर बोला, तुम तो मुझे बोलने ही नहीं देती। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम यही कहोगे कि हम सुपर मास्टर की हुक्म अदूली करेंगे तो खुद मारे जाएंगे। हाँ, क्या तुम अपने साथ मुझे भी मारना चाहती हो? नहीं, हम जिंदा रहेंगे। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सिर्फ एक दिन के लिए सुपर मास्टर के हुक्म को टाल सकती हैं। मैं कल सुबह खुद अपने हाथों से उस बॉडीगार्ड को गोली मार दूंगी और हम अपने आदमियों से यहाँ क्या कहेंगे? मिर्जाना ने जवाब दिया, अभी हम ट्रांसमीटर पर मास्टर यनफान को यहाँ की रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद तुम बाहर जाकर उन लोगों को समझा देना कि कर्नल के बॉडीगार्ड शामते अमाल को मर्जाना के हवाले कर दिया गया है और सुजुको तुम्हारे हवाले कर दी गई है। फ्राइड ने इनकार में सर हिलाकर कहा, मुझे जापानी लड़कियां पसंद नहीं हैं, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरी शर्त यह है कि पहले तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी, फिर शामते अमाल तक पहुंचोगी। मैं मर्जाना के दिमाग को टटोलने लगा। उसे फ्राइड की शर्त मंजूर नहीं थी, मगर वो खुलकर इनकार नहीं कर सकती थी। दिल में उसके खिलाफ नफरत भरी हुई थी कि वो रास्ते की दीवार बना हुआ है। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ पहले मास्टर यन फॉन से राब्ता कायम करें। वो दोनों ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सुजुको की खबर ली। वो एक कॉटेज के फर्श पर बैठी हुई रो रही थी। सीक्रेट सर्विस की एक अहम हस्ती जिसका नाम कर्नल जोशुहो था और जो उसका बाप था वो मर चुका था। इसके साथ ही बेटी का गुरूर टूट चुका था। अब वो एक मामूली लड़की की तरह फर्श पर बैठी अपनी मौत के तस्वुर से कांप रही थी। मैंने कहा, सुजुको, हिम्मत से काम लो। डरने से मौत नहीं टलती, लड़ने से जिंदगी की आस रहती है। तुम यकीन करो, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मैं उसे तसल्लियां दे रहा था, लेकिन उसे बचाने की कोई तदबीर दिमाग में नहीं आ रही थी। उस वक्त मुझे भी एक कॉटेज में कैद कर दिया गया। बंद दरवाजे के बाहर दो मुसल्ला नौजवान खड़े हुए थे। सामने वाले कॉटेज को मैं एक छोटी सी खिड़की से देख सकता था। उसी कॉटेज में सुजुको कैद की गई थी। उसके दरवाजे पर सिर्फ एक नौजवान पहरा दे रहा था। सुजुको की खातिर कुछ कर गुजरने के लिए आसपास के माहौल को समझना बेहद जरूरी था। मैंने खिड़की के बिल्कुल करीब आकर देखा। दूर तक वह बस्ती नजर आ रही थी। दो आदमी कर्नल की लाश को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। बाहर खड़े हुए एक नौजवान ने मुझे घूर कर देखा, फिर राइफल के कुंदे को खिड़की पर मारते हुए कहा, बाहर क्या देख रहे हो? जाओ जमीन पर जाकर बैठ जाओ। मैं कमरे के वस्त में फर्श पर आकर बैठ गया। फिर जिसने मुझे खिड़की के पास से भगाया था, मैं उसके दिमाग में झांकने लगा। वो अपने साथी से कह रहा था, हमें कैसे वीरान इलाके में रखा गया है, पता नहीं कब यहां से मेरा ट्रांसफर होगा। जी चाहता है यहां से भाग जाऊं। उसके साथी ने तंजिया अंदाज में कहा, हम यहां से भागने वालों का अंजाम देख चुके हैं। एक तरह से हम भी कैदी हैं, मगर ऐसी कैद के हर तरह का आराम है, अच्छा खाना है, अच्छी शराब है, मगर अच्छी बुरी औरत नहीं है। हम जब से यहाँ आए हैं आज पहली बार दो औरतें नजर आई हैं। मर्जाना तो खैर ऊंची हस्ती है, हम उसे हाथ लगाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर्नल की बेटी, हाय, बड़ी जानदार चीज है। उनकी बातें सुनकर मुझे ख्याल आया कि इस बस्ती में आकर मैंने सिर्फ मर्द ही मर्द देखे हैं, एक भी औरत नजर नहीं आई। ऐसी जगह मर्जाना और सुजुको पहुंच गई थी। वो लोग मर्जाना की ऊंची पोजीशन से खाइफ थे, मगर सुजुको के लिए ललचा रहे थे। इस भूखी जमीन पर और ना जाने कितने नौजवान सुजुको के मुतालिक धड़कते दिल से सोच रहे होंगे। एक तदबीर फौरन ही दिमाग में आई कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इन नौजवानों की भूख को बढ़ा सकता हूँ। भूख कोई सी हो, जब भड़कती है तो बगावत जन्म लेती है। अब मुझे अमली तौर पर आजमाना था कि यह कहाँ तक दुरुस्त है। इस अमल से पहले मैंने मर्जाना और फ्राइड की खबर ली। वो इतनी देर में मास्टर यन फान से ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर चुके थे और अब इसी सिलसिले में बातें कर रहे थे। फ्राइड ने कहा, इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। मास्टर के हुक्म के मुताबिक तुम्हें 3 घंटे के बाद मनीला के हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। अब बताओ क्या करोगी? मर्जाना कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगी, क्या मुसीबत है? मैं उससे शामते अमाल को जितनी शिद्दत से हासिल करना चाहती हूँ, हालात मुझे उतना ही उसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं ये भूल गई थी कि फरहत की दस्तावेजी फिल्म को हांगकांग तक पहुंचाने के लिए मास्टर किसी काबिल एतमाद मातियत से काम लेगा। बॉस के मर जाने के बाद मैं और फ्राइड ही काबिल एतमाद समझे जाते हैं। उस उल्लू के पट्टे मास्टर यन फान ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उस फिल्म को लेकर वहां पहुंचूं। फ्राइड ने उसे सोचते देखकर कहा, 3 घंटे का मतलब यह हुआ कि तुम यहां सिर्फ 1 घंटा गुजार सकती हो। यहां से मनीला के हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए 1.25 घंटे लगेंगे। मैं तो कहता हूं कि अपने जुनून से बाज आ जाओ और शामते अमाल का किस्सा तमाम कर दो। ये 1 घंटा मेरे साथ गुजार लो। वो सोचती हुई नजरों से उसे देखने लगी। उसने कहा, फ्राइड, मैं कोई सस्ती चीज नहीं हूं। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मगर शामते अमाल को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग चल गया है, जरा होश की बातें करो। अगर उसे गोली ना मारी गई और वह तुम्हारे साथ चला गया तो ये बात मास्टरों तक पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी। मेरी प्लानिंग को गौर से सुनो। कर्नल की लाश अंधे कुएं में फेंक दी गई है। वो कुआं बस्ती से दूर 1 फरलांग के फासला पर है।
अपने आदमियों से ये कहा जाएगा कि हम दोनों अपने हाथों से शामते अमाल को मारकर कुएं में फेंकने जा रही हैं। वो हमारे साथ जाएगा। कुएं के पास से होने वाली फायरिंग की आवाज़ बस्ती तक सुनी जाएगी। फिर तुम बस्ती में वापस आ जाना। मैं उसे लेकर मनीला चली जाऊंगी। फ्राइड ने कहा, मनीला में भी हमारे कुछ आदमी होंगे। वो तुम्हारे साथ उसे देखकर क्या सोचेंगे? मैंने सब सोच लिया है। शामते अमाल के जिस्म पर जो जापानी बॉडीगार्ड का लिबास है उसे बदल दिया जाएगा। मनीला पहुंचते ही मैं इसे तैयार कर दूंगी। वो एक टैक्सी में बैठकर आम शहरी की तरह एयरपोर्ट पहुंचेगा। तुम अपनी ही बोलती चली जा रही हो। ये नहीं सोचती कि वो पासपोर्ट के बगैर तुम्हारे साथ हांगकांग नहीं जा सकेगा। वो गुस्सा में उठकर खड़ी हो गई, फिर पांव पटक कर बोली, मैं इसे ले जाऊंगी, किसी तरह भी ले जाऊंगी। तुम बहस में वक्त ज़ाया न करो। आम पसंद है तो खाओ, पेड़ ना गिनो। वो हार मान गया, मगर यह सोचता रहा कि मरजाना अपनी जिद के आगे पागल हो गई है। लेकिन वो नादानी नहीं करेगा। आम खाने के बाद अपने वादे से फिर जाएगा। मुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। मैं फर्श पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और उन दोनों की दोहरी प्लानिंग को समझ रहा था। अब फ्राइड से होशियार रहने की ज़रूरत थी और सुजुको के लिए भी जल्द अज जल्द कुछ करना ज़रूरी था। मैंने अपने कॉटेज के दरवाजे पर पहरा देने वाले एक जवान की सोच में कहा, कर्नल की बेटी सामने वाले कॉटेज में है। अगर हम उसे गोली मारने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें तो फ्राइड को एतराज़ नहीं होगा। उस नौजवान ने यह बात अपने साथी से कही। उसके साथी ने सुजुको के पहरेदार के पास जाकर मशवरा किया। उस पहरेदार ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन फ्राइड भी मरजाना के साथ वक्त गुजार रहा है। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई ज़रूरत हमें मजबूर करती है। एक और नौजवान ने करीब आकर पूछा, क्या मशवरे हो रहे हैं? उसे बताया गया कि नेक मशवरा है। उसने भी तायद करते हुए कहा, एक मुद्दत से हम तरस गए हैं, लेकिन हम चारों के बोलने से मुतालबा इतना मजबूत नहीं होगा। हम कुछ और दोस्तों को मिलाकर एक पार्टी बनाएंगे। अक्सरियत के आगे फ्राइड को झुकना पड़ेगा। मैं समझ रहा था कि ख्याल ख्वानी के जरिया उन्हें भड़काने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो अपनी ज़रूरत के तहत खुद ही भड़कते जा रहे थे। एक के बाद दूसरे को अपना हमख्याल बनाते जा रहे थे। शोले भड़क गए थे। बागी नौजवानों में से एक ने कहा, तुम्हारी तरह हम भी सुपर मास्टर के वफादार हैं और उसके नायतों को समझते हैं, लेकिन इस लड़की से फ़ायदा उठाना गद्दारी नहीं होगी, क्योंकि बाद में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यकीनन गद्दारी होगी। जो हुक्म मिल चुका है उस पर फ़ौरन अमल करना होगा। मैंने उसके दिमाग में कहा, मैं अभी इस लड़की को गोली मारूंगा। ये बात उसने जुबान से कही। मैंने एक बागी की सोच में कहा, तुम्हारा बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने भी ये बात जुबान से कही। सामने वाले ने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ जमाते हुए कहा, तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी राइफल सीधी की। सुजुको का पहरेदार उन लोगों से जरा दूर खड़ा था। मैंने उसकी सोच में घबरा कर कहा, वो कमबख्त मेरे साथी को मार डालेगा, मुझे उसे रोकना चाहिए। उसका दिमाग मेरे कंट्रोल में था। मेरे हुक्म के मुताबिक उसने अपनी स्टेन गन सीधी की, फिर तड़ातड़ गोलियां चला दी। मरने वाले के साथ ही उसके 4 हमायती भी गोलियों का निशाना बन गई। इसके साथ ही दोनों तरफ से ठन गई। वो सब दूर भागते हुए छुपते छुपाते एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। मेरे दरवाजे पर पहरा देने वाले ने सोचा, यही मौका है, ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मुझे कर्नल की बेटी पर धावा बोलना चाहिए। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ यही मौका है, लेकिन उस लड़की को दबोचने से पहले इस बॉडीगार्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊंगा और कुछ कहे सुने बगैर उसे गोली मार दूंगा। ये सोचते ही वो पलट कर दरवाजे पर आया, फिर उसे खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं वहां नहीं था। उसने घूमकर देखा तो दरवाजे के पीछे से मेरा एक घूंसा उसकी नाक पर पड़ा। फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। 2-2 हाथ करते रहना मेरी जिंदगी का टाइम टेबल बन गया था, लिहाजा एक आदमी को बस में कर लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाहर की फायरिंग की आवाज़ में कमरे के अंदर होने वाली फायरिंग की आवाज़ शामिल हो गई। इसके बाद मैं स्टेन गन संभालता हुआ कॉटेज के पिछले दरवाजे पर गया। वहां एक खिड़की के बाहर फ्राइड अपने कॉटेज से निकलता हुआ नजर आया। मरजाना उसके साथ नहीं थी। ख्याल ख्वानी से पता चला कि वो बाहर आ रही है। मैंने उसी वक्त फ्राइड को खिड़की से निशाना बनाया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर एक तरफ गिरा, दूसरी तरफ वो गिरकर ठंडा हो गया। इतने में किसी ने चीख कर कहा, फ्राइड को मारना खुली बगावत है, अब हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुपर मास्टर के हमायती ये समझ रहे थे कि बागियों ने फ्राइड को मारा है, इसलिए दोनों तरफ से फायरिंग में शिद्दत पैदा हो गई। मैंने मरजाना की खबर ली। वो सोच रही थी कि स्पीकर के जरिए इस मुसलसल फायरिंग की वजह मालूम करनी चाहिए। मैंने उसकी सोच में कहा, यह अच्छा मौका है, मुझे शामते अमाल को साथ लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सामने वाले कॉटेज में है। उसकी सोच ने इनकार किया, नहीं, फ्राइड कहेगा कि मैं ऐसी हंगामी हालात में फ्राइड से मुंह मोड़कर जा रही हूँ। मेरी सोच ने उसे फिर समझाया, अगर मैं इस फायरिंग की आड़ लेकर फ्राइड को गोली का निशाना बना दूं तो वो मास्टरों से शिकायत करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। ये बात उसकी खोपड़ी में समा गई। वो स्टेन गन लेकर तेजी से चलती हुई दरवाजे पर आई, फिर उसे खोलते ही ठिठक गई। सामने फ्राइड की लाश जमीन पर पड़ी नजर आ रही थी। मैंने उसके दिमाग में कहा,
तकदीर मेरा साथ दे रही है। अब मुझे फौरन ही शामते अमाल के पास पहुंचना चाहिए। वो मेरे कॉटेज में आने से पहले अतराफ का जायजा लेने लगी। उसे पता नहीं चल रहा था कि फायरिंग करने वाले कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं। अगर वो भी लापरवाही से आगे बढ़ेगी तो फ्राइड की तरह मारी जाएगी। मैंने उसे मोहतात रहने के लिए छोड़ दिया। फिर सुजुको की खबर ली। वो फायरिंग की आवाज़ों से सहमी हुई थी। मैंने कहा, सुजुको घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए सारे हंगामे कर रहा हूँ, तुम तैयार रहो, मैं किसी वक्त भी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उसी वक्त सुजुको के दहशतजदा ख्याल ने बताया कि कोई दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आ रहा है। मैंने कहा, इत्मीनान रखो, मैं आने वाले से निमट लूंगा, बशर्ते कि तुम मुझसे मुस्कुराकर बातें करो। मैं ऐसी हालत में नहीं मुस्कुरा सकती। उसकी सोच अधूरी रह गई। आने वाला कह रहा था, मेरी जान, तुम्हारे लिए खून की नदियां बह रही हैं। अगर तुम राजी खुशी मेरी आगोश में आना पसंद करोगी तो मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। सुजुको के दिमाग ने फौरन उसे समझाया, अपनी जान बचाने के लिए इसकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। फरहाद मेरे पापा को बचाने में नाकाम रहा, हो सकता है कि वो मुझे भी बचाने में नाकाम रहे, इसलिए मुझे इस नौजवान से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सोचते ही वो मुस्कुराने लगी। फिर सोच के जरिए बोली, फरहाद बुरा ना मानना, मैं अपनी जान बचाने के लिए मुस्कुरा रही हूँ। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम दानिशमंदी से काम ले रही हो। मैंने उसकी तसल्ली के लिए ऐसा कह दिया। वैसे मैं अच्छी तरह समझता था कि वो लड़की थाल का बेंगन है, हमेशा अपने मतलब की तरफ लुढ़कती है। उस वक्त वो उससे इल्तिजा कर रही थी, पहले यहाँ से निकल चलो, फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी। मैंने उन दोनों को छोड़कर मरजाना की खबर ली। मालूम हुआ कि वो फिर कॉटेज के अंदर गई है और एक बैग में मेरी दस्तावेजी फिल्म और मेरा लिबास बदलने के लिए एक जोड़ा कपड़ा रख रही है। चूंकि वो मेरी ही तरफ आने वाली थी, इसलिए मेरा दिमाग उसकी तरफ से पलटकर फिर सुजुको के पास पहुंच गया। वो अपने नए आशिक के साथ तेजी से चलती हुई कॉटेज के पिछले दरवाजे की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर वो दोनों रुक गए। नौजवान उसे दीवार के साथ खड़ा करने के बाद दरवाजे को जरा सा खोलकर झांकने लगा। उसे सुपर मास्टर के 6 वफादार नजर आ रहे थे। वो दरख्तों के पीछे जवाबी फायरिंग के लिए खड़े हुए थे। उनके लीडर ने उस आशिक को दरवाजे से झांकते देखकर चीखते हुए कहा, मोंटू, मैंने तुझे देख लिया है, तू लड़की को इस कॉटेज से नहीं ले जा सकेगा। मैंने मोंटू के दिमाग से उस लीडर की आवाज़ सुनी, फिर उस लीडर के दिमाग में पहुंचकर कहा, अब मुझे अपने साथियों के साथ कॉटेज का मुहासरा करना चाहिए, वरना वो लड़की को लेकर भाग जाएगा। उसके दिमाग में ये बात आते ही उसने अपने साथियों को कॉटेज की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन बागियों की तरफ से फायरिंग होने लगी। मैं कॉटेज में एक जगह खड़ा जंग के पूरे मैदान का नक्शा देख रहा था। लड़ने वाली दोनों पार्टियां मेरी नज़रों में थीं। उनके अफराद एक दूसरे को मारते और मरते जा रहे थे। मैंने अब तक सिर्फ फ्राइड को हलाक किया था। मैं ऐसा सुपरमैन तो नहीं था कि गोलियां बरसाता हुआ दुश्मनों की एक छोटी सी फौज को निहत्ता खाक में मिला देता। मैं तो सिर्फ टेलीपैथी की बारूद उछालकर तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर के बाद पता चला कि सुपर मास्टर के तमाम हमायती मारे गए हैं। बागियों में सिर्फ 3 जिंदा रह गए थे। वो सुजुको के कॉटेज की तरफ आवाजें देते हुए बढ़ने लगे, मोंटू, मैदान साफ हो गया है, हम आ रहे हैं, दरवाजा खोल दो। मोंटू ने फैसला किया, एक लड़की है, 3 तलबगार और आ रही हैं। जो दौलत मुझे तनहा मिल सकती है, दूसरों को मैं उसका हिस्सेदार क्यों बनाऊं। उसने दरवाजा खोला, फिर अचानक ही स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ 3 चीखें बुलंद हुई। मोंटू ने कहका लगाकर कहा, मैं जीत गया, बाजी मेरे हाथ में है। वो सुजुको के पास आया। वो खुशी से लिपट कर बोली, तुम वाकई बहादुर हो। मैं तो ख्वामखा फरहाद को बहादुर। मैंने फौरन ही उसके दिमाग को झटका पहुंचाया तो वो कहते कहते रुक गई। कमबख्त खुशी के मारे मेरा राज फाश करने वाली थी। मोंटू ने पूछा, तुम फरहाद के बारे में कुछ कह रही थी, वो तो मर चुका है। मैंने सुजुको की सोच में कहा, हाँ, वो मर चुका है। मैं ये कह रही थी कि अब तक सिर्फ फरहाद को दलेर समझती रही, मगर तुम तो उससे भी ज्यादा दलेर साबित हुए हो। सुजुको ने ये बात जुबान से कह दी, फिर अपना सर पकड़कर सोचने लगी, मैंने ये बात कैसे कह दी? मैं तो कुछ और कहने वाली थी। क्या फरहाद मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? फिर नागवारी से उसकी सोच ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं इस वक्त मोंटू के पास हूं। ऐसे वक्त दिमाग में झांकना शराफत नहीं है। तुम कौन सा शराफत का सबूत दे रही हो? अगर मैं बर वक्त मदाखलत ना करता तो तुम अपने आशिक के सामने फरहाद को जिंदा कर देती। तुम मुझे झूठा इल्जाम दे रहे हो। मैं इंसानी सोच की एक एक गिरह खोलता रहता हूं। तुम्हारी चोर सोचें मुझसे नहीं छुप सकती, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि मेरा नाम या मेरा जिक्र जुबान पर कभी ना लाओ। ठीक है, अब मैं मोहतात रहूंगी, मगर ऐसी टेलीपैथी का क्या फायदा जो किसी की जान ना बचा सके? उसने ताना दिया, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं उसे यह बताकर कोई तमगा हासिल नहीं कर सकता था कि टेलीपैथी की बदौलत उसके लिए रास्ता हमवार हो रहा है। मोंटू ने उससे पूछा, तुम किसी गहरी सोच में हो, क्या बात है? उसने जवाब दिया, मैं अपने बॉडीगार्ड के मुतल्लिक सोच रही हूँ। ओह, उसने चौंक कर कहा, मैं तो उसे भूल ही गया था। वो हमारे रास्ते की दीवार बन सकता है, उसे भी ठिकाने लगाना होगा। सुजुको सोच में पड़ गई।
उसकी समझ में नहीं आया कि फरहाद उसके ख्यालात पढ़ रहा होगा, लिहाजा उसे मोंटू के इस फैसले पर खुश नहीं होना चाहिए। उसने फौरन ही घबरा कर कहा, नहीं मोंटू, उसे मुआफ कर दो। वो हमारा वफादार मुलाजिम रह चुका है, हम उसे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। मोंटू ने उसका हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, नहीं, मैं इतना नादान नहीं हूं कि उसे तुम पर हाथ साफ करने के लिए जिंदा छोड़ दूं। मैं उसकी बात पूरी ना सुन सका क्योंकि मरजाना अपने कॉटेज से मुझे आवाज दे रही थी, शामते अमाल, तुम कहाँ हो? यहाँ कॉटेज में आ जाओ। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही कहीं से एक फायर हुआ, फिर सुजुको की चीख सुनाई दी। मैंने फौरन ही उससे दिमागी राब्ता कायम किया, लेकिन उसका दिमाग तारीकी में डूब चुका था। मैं जरा सी देर के लिए उससे गाफिल हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि मोंटू की पनाह में रहकर वो मौत की नींद सो जाएगी। इसके बाद ही फायरिंग की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने मोंटू की सोच पड़ी। पता चला कि वो अपने जिन 3 साथियों को हलाक कर चुका था, उनमें से एक के अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी। जब मोंटू सुजुको को लेकर कॉटेज से बाहर निकला तो दम तोड़ने वाले ने मोंटू पर गोली चला दी। वो फौरन ही जमीन पर गिरकर बच गया, लेकिन सुजुको मौत का निशाना बन गई। इस बस्ती पर मौत मंडला रही थी, हवस की देवी नाच रही थी। जब ख्वाहिशात आदमी को पागल बना देती हैं तो वह इखलाकी हदूद से गुजर जाता है। सुजुको के मरते ही मोंटू गुस्से से पागल हो गया। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इतने खून खराबे के बाद भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वो एकदम से अपने कपड़े फाड़ने लगा। मैं कॉटेज से निकलकर तेजी से दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां वो दीवानगी के आलम में जा रहा था। मैंने फौरन ही स्टेन गन सीधी की। फिर इससे पहले कि वो इखलाकी हदूद से गुजरता, मैंने उसे दुनिया से गुजार दिया। मेरे चारों तरफ मौत की खामोशी छा गई। दूर दूर तक इंसानी लाशें नजर आ रही थीं। वहां जितने मुर्दे थे उन सब की अपनी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती थी, लेकिन कुछ लोग अपने मुजरिम मास्टर की वफादारी में और कुछ लोग एक लड़की की इज्जत से खेलने के शौक में मारे गए। जिंदगियां यूं भी बेमकसद जाया होती हैं। मैंने सुजुको की लाश को दोनों बाजू में उठाया, फिर एक कॉटेज के अंदर लाकर उसे फर्श पर रख दिया। मुझे उसकी मौत का अफसोस भी था और एक तरह से निजात भी महसूस कर रहा था। वो जिंदा रहती तो मेरे लिए दर्द सर बनी रहती। हर लम्हा यह अंदेशा सताता कि कहीं वो मेरा राज जुबान पर ना ले आए। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। मरने वालों के मुतल्लिक ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मगर ना सोचने से हकीकत तो नहीं बदलती। मैं स्टेन गन उठाकर उस कॉटेज के सामने आया जहां मरजाना इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने मालूम किया कि वो अंदर क्या कर रही है। वो एक अलमारी के पीछे हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। उसे इस बात का अंदेशा था कि आपस में मरने मारने वाले कहीं उस पर हमला करने ना आ जाएं। मैंने बाहर से आवाज़ दी, मरजाना यहाँ सभी को मौत सूंघ कर चली गई है। अब यहाँ कोई दोस्त है ना दुश्मन। लाशों की इस जन्नत में हम ही 2 आदम और हव्वा रह गई हैं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, क्या वाकई सब के सब मर गई हैं? मैंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, सब मर गए। अब सिर्फ शामते अमाल है। बेचारी को शामते अमाल के मायने नहीं मालूम थे। उसने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खुला तो मेरे हाथ में स्टेन गन देखते ही ठिठक गई। उसने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि खून रेजी के बाद जिंदा बचने वाले आदमी के हाथ में यकीनन कोई मोहलिक हथियार होगा। उसकी सोच ने कहा, मुझे फौरन ही उछलकर दीवार की आड़ में जाते ही इस पर फायर करना चाहिए। उसने अपनी सोच पर अमल किया। जैसे ही वो उछली, मैंने उसकी सोच में कहा, हाय, मैं गिरी, पांव तले जमीन नहीं है। वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। हाथ से रिवॉल्वर छूटकर उसके करीब ही गिरा। उसका हाथ फौरन ही रिवॉल्वर पर गया, मगर फिर वहीं जमकर रह गया। उसका हाथ मेरे वजनी बूट तले दब गया। वह तकलीफ से कराहती हुई इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती थी, मुझे ना मारो। मैंने उसके हाथ पर से पांव हटाया, फिर रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखते हुए कहा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? मुझ पर तो तुम्हारे बड़े एहसानात हैं। वो खुशी से उठती हुई बोली, माय गुडनेस, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी मेरे शामते अमाल। अब तो मैं तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगी। वह कदमों की बजाय गले का हार बन गई, ऐसा हार जिसके फूल ना जाने कितनी बार बासी हो गए थे। मैंने उसे परे हटाते हुए कहा, तुम औरत हो या गरम मसाला, जब देखो गर्मी दिखाती हो। जरा होश में रहकर मौजूदा सिचुएशन को समझो। हम लाशों की इस बस्ती से अब कहाँ जाएंगे? वो बोली, हमें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद मैं जहाँ जाऊंगी तंजीम के जासूस मुझे पकड़ लेंगे। बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ इस तंजीम से मुंसलिक रहो। क्या वो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे? ऐसे तो पहचान लेंगे कि तुम हमारे आदमी नहीं हो। इसकी एक तदबीर है। यहाँ तंजीम के जितने लोग थे उनके रिकॉर्ड्स इस कॉटेज में मौजूद हैं। हम ये तमाम रिकॉर्ड्स जला डालेंगे, फिर यहाँ से मनीला तक तुम पर कोई शुबा नहीं करेगा। मनीला पहुंचकर क्या होगा? मैं तुम्हारा जाली पासपोर्ट बनाने की कोशिश करूंगी। यहाँ जो लोग मारे गए हैं, क्या उनके पासपोर्ट मौजूद हैं? हाँ, दूसरे कमरे में तमाम लोगों के पासपोर्ट वगैरह महफूज रखे जाते हैं। क्या यहाँ मेकअप का सामान है? यहाँ कानून को धोखा देने की हर चीज़ मौजूद है। मैं उसके साथ दूसरे कमरे में आया। वहाँ चारों तरफ अलमारियाँ थीं। वो एक अलमारी से मेकअप का सामान निकालने लगी। मैंने कहा, मुझे तमाम पासपोर्ट दिखाओ।
उसने दूसरी अलमारी खोल दी। मैं एक एक पासपोर्ट निकालकर उनकी तस्वीरें देखने लगा। उनमें सिर्फ मोंटू ऐसा था जो मुझसे कदरे मुशाबहत रखता था, यानी मैं थोड़े से मेकअप के बाद खुद को मोंटू बना सकता था। मैंने मरजाना से कहा, तुम आईना और मेकअप का सामान तैयार रखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मगर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने मोंटू का पासपोर्ट उसके हाथ में रखकर कहा। अभी मैं इस रूप में आ जाऊंगा। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगी। मैं उसे छोड़कर बाहर मोंटू के पास आया, फिर उसकी लाश को कंधे पर डालकर कॉटेज में ले आया जहां मुझे बैठकर मेकअप करना था। वहीं सामने मोंटू की लाश को मैंने दीवार से टेक लगाकर बिठा दिया। फिर उसे देख देख कर अपना हुलिया बदलने लगा। चूंकि बॉडीगार्ड बनने के लिए मैंने मास्किंग नहीं की थी और अब भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मेकअप में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने कहा, यहाँ मेरे सामने वक्त ज़ाया न करो, ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों को इतला दो कि यह बस्ती खाना जंगी के बायस तबाह हो गई। सिर्फ तुम और मोंटू जिंदा रह गए हैं। मेरी बात खत्म होते ही दूसरे कमरे में रखे हुए ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। वह दौड़ती हुई वहां चली गई। चंद सेकंड के बाद मैं दिमाग के ट्रांसमीटर से उसकी बातें सुनने लगा। दूसरी तरफ से मास्टर यन फान कह रहा था, मास्टर कॉलिंग, मरजाना अटेंडिंग, दिस एंड। बहुत बुरी खबर है, यहाँ हमारे आदमी आपस में लड़ मरे हैं। ये बस्ती वीरान हो गई है। सिर्फ मैं और मोंटू जिंदा बचे हैं। दूसरी तरफ से गुर्राने की आवाज़ आई, नॉनसेंस, बात अधूरी ना छोड़ो, मुकम्मल रिपोर्ट दो। मरजाना इस तबाही की वजह नहीं जानती थी। मैंने उसकी सोच में कहा तो वो उसी सोच के मुताबिक कहने लगी, मास्टर, हमारे नौजवान मुझे और कर्नल की बेटी को यहाँ देखकर हमारा मुतालबा कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें एक अरसा से औरत की कुर्बत हासिल नहीं हुई। मोंटू और चंद वफादारों ने उन्हें समझाया तो बात पहले गाली गलौज तक पहुंची, फिर वो हमें हासिल करने के लिए फायरिंग करने लगे। यहाँ बहुत खून खराबा हुआ है। हमें ट्रांसमीटर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया गया। जैसा मैं उसके दिमाग में कह रहा था वैसे ही वो कहती जा रही थी। मोंटू ने बड़ी जहानत और दलेरी का सबूत दिया है। मैंने उसे बताया था कि फरहाद की दस्तावेजी फिल्म मेरे पास है। वो मुझे बाहिफाजत एक चट्टान के पास ले गया। हम दोनों वहां छुपे रहे। फायरिंग खत्म होने के बाद जब हम बस्ती में वापस आए तो 2 गद्दार जिंदा बच गए थे। इससे पहले कि वो हमें नुकसान पहुंचाते, मोंटू ने अपनी स्टेन गन से उन्हें भून कर रख दिया। अब हम दोनों यहाँ आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। ऐसा कहने के बाद वह हैरानी से सोचने लगी कि उसने मास्टर के सामने बर वक्त कैसी उम्दा रिपोर्ट पेश की। मास्टर ने कहा, जापान से अगवा किया हुआ तैयारा हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। अब वो बस्ती तबाह हो गई है तो उस तैयारे को भी तबाह करो। उस कॉटेज को आग लगा दो जहां हमारे खिलाफ सबूत पाए जा सकती हैं। इसके बाद फौरन मनीला पहुंचो और रात के 8 बजे वाली फ्लाइट से यहाँ आ जाओ। ओवर एंड ऑल। मेरे दिल में आया कि मैं मास्टर यन फान की सोच को पढ़ूंगा, मगर दिमाग ने समझाया कि तंजीम के जितने बड़े ओहदेदार हैं वो सब योगा के माहिर हैं। अगर मैं उनके दिमाग पर दस्तक दूंगा और उनकी सांस जरा रुक कर उन्हें अलार्म देगी तो उन्हें फौरन ही पता चल जाएगा कि कोई उनके दिमाग तक पहुंचना चाहता है, और वो पहुंचने वाला मुर्दा नहीं जिंदा फरहाद ही हो सकता है। लिहाजा मैं सही मालूमात हासिल किए बगैर ऐसी हमाकत नहीं करना चाहता था। मरजाना ने दूसरे कमरे से वापस आकर फखरी अंदाज में कहा, मुझे अपनी जहानत पर नाज है। मैंने मास्टर के सामने इतनी उम्दा रिपोर्ट पेश की है कि अब तंजीम का कोई आदमी तुम पर शुबा नहीं करेगा। मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा तो वो मुझे देखकर चौंक गई, क्योंकि एक मोंटू फर्श पर दीवार से टेक लगाए मुर्दा नजर आ रहा था। दूसरा मोंटू उसके सामने जिंदा खड़ा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हैरान क्यों होती हो? अब मैं शामते अमाल नहीं मोंटू बन गया हूँ। फिर मैंने उस मुर्दे का लिबास उतारते हुए कहा, मैं इसे बॉडीगार्ड का लिबास पहना रहा हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। वह दूसरे कमरे में चली गई। मैंने एक पतलून और कमीज पहनी, मोंटू को बॉडीगार्ड का लिबास पहनाया, फिर उसे कंधे पर लाद कर उस कॉटेज में आ गया जहां सुजुको फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने उसके बराबर उसे बिठा दिया। मुर्दे के साथ कोई खराब सलूक नहीं करना चाहिए, मगर मैंने बहालत मजबूरी स्टेन गन से फायर करते हुए उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि मोंटू चेहरे से पहचाना न जा सके। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मरजाना चीखने लगी। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, घबराओ नहीं, यहाँ अब कोई दुश्मन नहीं, चलो बाहर आ जाओ। वो एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में कैरोसिन तेल का डब्बा उठाकर ले आई। फिर बैग से एक टाइम बॉम्ब निकाल कर कहा, इसे त्यारे में रख दिया जाएगा और ये कैरोसिन तेल है, इस कॉटेज को आग लगा दो। किसी चीज़ को बनाते में बरसों लग जाती हैं, बिगाड़ने में एक पल की देर नहीं लगती। 5 मिनट के बाद ही उस कॉटेज से शोले उठने लगे। हम भागते हुए बस्ती के उस हिस्से में गए जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। मैंने एक जीप कार का इंतखाब किया। उसमें बैठकर हम बस्ती से दूर रनवे पर गए। मरजाना ने टाइम सेट करने के बाद उस बॉम्ब को त्यारे के इंजन के करीब रख दिया, फिर इत्मीनान से जीप में आकर बैठ गई। वहां से तकरीबन 1 मील दूर जाने के बाद हमने जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी। मरजाना ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, द डर्टी गेम इज अप। अब हम इत्मीनान से मोहब्बत का गेम खेलेंगे। ये कहकर उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। मैंने फौरन ही स्टीयरिंग को जरा इधर से उधर किया। गाड़ी सड़क के एक टूटे हुए हिस्से पर से गुजरी तो वो आप ही आप उछलकर मुझसे दूर चली गई। फिर मुझे घूरती हुई बोली, ये कैसी ड्राइविंग कर रहे हो? सॉरी, ये रास्ता हमारे रोमांस के लिए साजगार नहीं, जरा सब्र से काम लो। फिर मैंने अपने मतलब की बात मालूम करने के लिए कहा,
सुना है कि उछलने से पहले इंसान अपनी सांस रोक ले तो उसका तवाज़ुन कायम रह जाता है। मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या तुम योगा के मुतल्लिक कुछ जानते हो? मैं तो नहीं जानता, मगर हाँ, फरहाद अली तैमूर हमारे कर्नल को बता रहा था कि तुम्हारी तंजीम में एक योगा फौज भी है। उस तंजीम के जवानों पर फरहाद की टेलीपैथी असर नहीं करती। मरजाना ने गर्दन ऊंची करके बड़े फख्र से कहा। सुपर मास्टर की जहानत का जवाब नहीं। फरहाद को बड़ा नाज था कि वो दिमागों में घुस जाता है। हमारे सुपर मास्टर ने उसे अपने आदमियों के दिमागों से भी धक्के देकर निकाल दिया। मैंने पूछा, योगा फौज में दूसरे मास्टर भी शामिल होंगे? मेरी मालूमात के मुताबिक 2 मास्टर, 2 डॉक्टर, 2 साइंसदान, 5 इंजीनियर, 5 हसीन लड़कियां और 50 फाइटर योगा की मशकें कर रही हैं। वो 2 मास्टर कौन हैं? तुम पूछकर क्या करोगे? मैंने मुस्कुराकर बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तंजीम में जिंदगी गुजारूंगा। क्या मुझे मास्टरों के मुतल्लिक पूछना नहीं चाहिए? वो जवाबन मुस्कुराकर देखने लगी। उसकी सोच ने कहा, बेवकूफ़, मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। ये नहीं जानता कि मैं हमेशा डिश बदल कर खाती हूँ। मैंने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए उसकी सोच में कहा, अपना दिल भर जाने के बाद इस बेवकूफ़ को तो मार ही डालना है। अगर मैं मास्टरों के मुतल्लिक कुछ बता दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये ऐसा 30 मार खान नहीं है कि मुझसे या मेरे आदमियों से बच निकलेगा। उसे इस तरह भड़काने के बाद मैंने कहा, मैं समझ गया मरजाना, तुम मुझे अपना हमराज बनाना नहीं चाहती। तुम गलत समझ रहे हो। तो फिर बताओ, योगा की मश्क करने वाले वो 2 मास्टर कौन हैं? वो जवाब देने से पहले सोचने लगी। मैं उसे पढ़ रहा था कि वो झूठ बोलना चाहती है या सच बोलेगी। आखिर उसने सच कह दिया, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक मेरी जिंदगी चंद रोज़ा थी। उसने जवाब दिया, योगा की मश्क करने वाले दोनों मास्टर एशियाई हैं। एक तो नेपाल का लामा तन सिंह है। मास्टर तन सिंह योगा का कामिल उस्ताद है। योगा फौज के तमाम सिपाही उसके शागिर्द हैं। दूसरा मास्टर यन फान है। ये चीन का बाशिंदा है। मास्टर यन फान और बटरफ्लाई कल तक जापान में थे ताकि फरहाद से दोस्ती का मुआहदा कर सकें, लेकिन उसकी मौत के बाद वो अपनी हांगकांग की तंजीम में वापस गए हैं। क्या थोड़ी देर पहले तुमने मास्टर यन फान से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू की थी? ये बात मैंने अनजान बनकर पूछी। उसका जवाब असबात में था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मास्टर यन फान के दिमाग को छेड़ने की हमाकत नहीं की। ये वही मास्टर था जिससे जापान में कई बार सोच के जरिए गुफ्तगू हो चुकी थी। मैंने कहा, मास्टर तन सिंह जो उस्ताद कामिल है, उसके मुतल्लिक कुछ बताओ। मरजाना ने जवाब दिया, मास्टर तन सिंह ने एक बार सांस रोकने का मुजाहरा किया था। इस सिलसिला में बाकायदा एक तकरीब हुई थी। दुनिया के हर हिस्सा से तंजीम के तमाम मास्टर आकर तकरीब में शरीक हुए। उन दिनों टेलीपैथी का मास्टर यूशे जिंदा था। मैं उसके साथ वहां पहुंच गई। उस बहुत बड़ी तकरीब में मास्टर यूशे से कहा गया कि वो टेलीपैथी के जरिए तन सिंह को दिमागी झटके पहुंचाए। तन सिंह उसके सामने पालती मारकर बैठ गया। फिर तकरीबन आध घंटा तक मास्टर यूशे अपनी टेलीपैथी की सलाहियतें आजमाता रहा, लेकिन तन सिंह नॉर्मल हालत में मुस्कुराता रहा। आखिर मास्टर यूशे ने हार मान ली। तब तन सिंह ने बताया कि इंसानी जिंदगी में बुनियादी अहमियत सांस की है। इंसान जितना सांस को कंट्रोल में रखने की मश्क करेगा, उतना ही वो बैरूनी असरात से महफूज रहेगा। टेलीपैथी की लहरें बाहर से दिमाग के अंदर पहुंचती हैं। अगर सांस काबू में होगी तो लाजमन दिमाग काबू में रहेगा और दूसरों की सोच की लहरों को अपने दिमाग के पास भटकने नहीं देगा। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूं, तुम कैसे जानते हो? फरहाद ने कर्नल को ये बातें बताई थी, मैंने भी सुनी है। तुम ये बताओ कि मास्टर तन सिंह कितनी देर तक सांस रोक सकता है? 7 घंटे तक। 7 घंटे तक? मेरी सांस एक पल के लिए हैरानी से रुक गई। हमारी इस दुनिया में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज बातें और वारदातें होती हैं कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता। मरजाना ने कहा, हाँ, पहले हमें भी यकीन नहीं आया था, लेकिन तन सिंह ने अमली सबूत दिया। उसकी हदायत के मुताबिक एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे दफन कर दिया गया। ठीक 6.25 घंटे बाद दोबारा गड्ढा खोदकर उसे निकाला गया तो वो जिंदा था। गड्ढे से निकलते उसने 5 सेर दूध पिया, थोड़ा सा फल खाया, फिर नॉर्मल हालत में आ गया। ये कहते ही वो मास्टर तन सिंह को तसव्वुर में देखने लगी। मैंने मरजाना की दीवानगी को समझते हुए पूछा, तुमने मास्टर तन सिंह से दोस्ती जरूर की होगी? उसके गुरूर को ठेस पहुंची। उसने नागवारी से कहा, वो रूहानियत का कायल है, इसलिए किसी भी औरत को अपने करीब नहीं आने देता। वो कहता है कि उसने अपने दिल की सफाई के लिए योगा के अमल में महारत हासिल की है। जो भी शख्स सांस पर कंट्रोल रखेगा वो अपने नफ्स पर भी काबू पालेगा और दूसरों को भी नेक अमाल और रूहानियत की तालीम देता है। मैंने कहा, ताज्जुब है, ऐसा नेक दिल इंसान तुम्हारी तंजीम का मास्टर कैसे बन गया? मुजरिमों की योगा फौज का उस्ताद तो वही है। हाँ, वही है। मैं खुद हैरान हूँ। पहले तो उसने तंजीम में शामिल होने से इनकार किया था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो राजी हो गया। ये कमाल सुपर मास्टर का है। कोई कितना ही खतरनाक सलाहियतों का मालिक हो, हमारा सुपर मास्टर उसके इनकार को इकरार में बदल देता है। उसने फरहाद को भी दोस्ती पर मजबूर कर दिया था, मगर अफसोस कि उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था।
बहुत दूर एक बड़े शहर की इमारतें नजर आ रही थीं। मरजाना ने कहा, हम मनीला पहुंच रहे हैं। हमें टावर के पीछे एक नीले रंग की इमारत में जाना है। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। क्या उस इमारत में तंजीम के लोग रहते हैं? हाँ, आज रात की फ्लाइट में वो हमारे लिए सीटें बुक कराएंगे। एक बात पूछना भूल गया, वो ये कि सुपर मास्टर फरहाद की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहता था। क्या फरहाद से महफूज रहने के लिए उसने योगा की मश्क नहीं की होगी? मैं नहीं जानती। तंजीम के बड़े बड़े मास्टर भी सुपर मास्टर के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। आखिर तुम मास्टरों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? वो मुझे घूर कर देखने लगी। इस तरह तो शुभा से ही देखा जाता है। मैंने उसे शुभात से भटकाने के लिए अपना एक हाथ उसके हाथ पर रख दिया, फिर जरा बहलाते हुए बोला, तुम्हारी खातिर मास्टरों से दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दें और सुपर मास्टर खुश होकर मुझे मास्टर और तुम्हें मादाम बना दे। 15 मिनट के बाद एक पुलिस चौकी वालों ने हमारा रास्ता रोक लिया। एक ऑफिसर ने कहा, तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतर आओ। हम खामोशी से कार रोककर रास्ते पर उतर आए। हमारी गाड़ी के सीट के नीचे एक स्टेन गन रखी थी। मेरी जेब में मरजाना का रिवॉल्वर था और मरजाना के बैग में वो अहम फिल्म थी। पुलिस ने खुद जीप कार की तलाशी ली। सीट को उठाकर देखा, यकीनन स्टेन गन नजर आई होगी। फिर उसने मेरी जेब की और मरजाना के बैग की तलाशी ली। इसके बाद उसने हमें जाने की इजाज़त दे दी। ये बात मैंने ख्याल ख्वानी से मालूम कर ली थी कि इतनी आसानी से हमें निजात कैसे मिल गई, लेकिन मैंने बज़ाहिर हैरानी का इजहार किया। मरजाना, ये सब क्या है? हमारे पास काबिल एतराज़ फिल्म और हथियार थे, मगर पुलिस वालों ने हमें हिरासत में नहीं लिया। वो बड़े फ़ख्र से मुस्कुरा कर बोली, हमारी तंजीम के लोग कहाँ नहीं हैं? वो पुलिस ऑफिसर हमारा ही आदमी था। मैंने मरूब होकर कहा, इस तंजीम का जवाब नहीं है। ये अमेरिका, रूस, चीन और जापान वगैरह में महज छोटी बड़ी ताकतों के नाम से मशहूर हैं। सबसे बड़ी ताकत तो सुपर मास्टर है, जो इन बड़े बड़े ममालिक में भी अपने मक्कारियों और ब्लैकमेलिंग का सिक्का चला रहा है। हम शहर में दाखिल हो गए। मरजाना ने मेरी रहनुमाई की। मैं ड्राइव करता हुआ एक नीली इमारत के सामने पहुंच गया। मरजाना ने जीप का हॉर्न बजाया। फिर हम जीप से उतरकर इमारत के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाज़ा जल्द ही खुल गया। 2 आदमियों ने हमें देखते ही पहचान लिया। मरजाना को तो वो जानते ही थे। उन्होंने मुझे मोंटू की हैसियत से पहचान कर अंदर आने का रास्ता दिया।